तो गाइज आज मैं एक मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्यूशनरी नेक्रोमेंसर। और अगर आपको एक्शन और नेक्रोमेंसी वाला मानवा पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग एक किंगडम को देखते हैं जो पूरा डिस्ट्रक्शन से घिरा होता है और चारों तरफ सिर्फ लड़ाई चल रही होती है और यहाँ के सोल्जर्स मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स कैसल की दीवार को चढ़कर किंगडम में आने लगते हैं और इधर सोल्जर्स की भी हालत कुछ ठीक नहीं होती और उनका कमांडर उन्हें हौसला देते हुए कहता है, सैनिकों हिम्मत मत हारो, हम लोग इन ऑर्क मॉन्स्टर से हार नहीं सकते। पर यह किसको पता था, ये तो सिर्फ इस लड़ाई की शुरुआत थी। किंगडम के मेजेस ऑर्क मॉन्स्टर्स पर फायरबॉल द्वारा अटैक करने लगते हैं और ऑर्क मॉन्स्टर्स भी शील्ड बनाकर अपने आप को बचा रहे होते हैं और ऑर्क के मेजेस उन पर कुछ स्पेल्स कास्ट करते हैं जिससे वो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उनकी पावर्स बढ़ जाती है। और अपने आप को ऐसे हारता हुआ देखकर ह्यूमन किंगडम का कमांडर फिलियन अपने मन में सोचता है, ऑर्क्स अपनी बर्जरकर स्टेट में आ चुके हैं और इस स्टेट में वो लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं और सिर्फ अटैक करने पर फोकस करते हैं। और ये कुछ ही समय की बात है कि साउदर्न गेट ऑर्क द्वारा जीत लिया जाएगा और बैटल के बीच हमें ऑर्क के लीडर को दिखाया जाता है जिसे देखकर कमांडर सोचता है, लेकिन ऑर्क लॉर्ड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमें दिक्कत दे सकता है। और इतना ही नहीं, ये ऑर्क लॉर्ड ये एक ऑरा मास्टर है और ऑर्क्स का लॉर्ड देखने में बहुत ही पावरफुल दिख रहा होता है। और कमांडर बताता है ऑरा मास्टर्स अपना एक सेक्रेड वेपन यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और ऑर्क मॉन्स्टर्स ने किले की दीवार को जीत लिया है और उन लोगों की लड़ाई करते करते सुबह हो गया होता है, लेकिन किंगडम के जीतने का कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा होता है और ऑर्क्स की आर्मी ह्यूमंस पर डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन तभी एक ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है और सोल्जर्स के साथ साथ जो ऑर्क मॉन्स्टर्स मर गए होते हैं उनमें से भी ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है। और लाइट निकलने के बाद वो सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं जिसे देखकर किंगडम के लोग शॉक होते हुए कहते हैं, आखिर ये लाइट कैसी है, ये सब तो जिंदा लाश बन चुके हैं और ये सब खड़े हो रहे हैं। और सोल्जर्स के साथ साथ ऑर्क मॉन्स्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और एक डेड सोल्जर अपना तलवार दूसरे ऑर्क मॉन्स्टर के गले के आर पार कर देता है और मरे हुए ऑर्क्स भी जिंदा होकर दूसरे ऑर्क से लड़ने लगते हैं। और सोल्जर्स बोलते हैं, ये तो एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन एक नेक्रोमेंसर यहाँ पर क्या कर रहा है। और देखते ही देखते लड़ाई का पूरा रुख बदल जाता है और उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बीच हमारा मेन कैरेक्टर चलते हुए आता है और कहता है, मुझे लगता है कि नॉर्मल लाशों से काम नहीं चलेगा, मुझे ऑरा मास्टर्स को समन करना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर देखने में क्या ही तो बैडेज दिख रहा होता है और वो अपने नेक्रोमेंसी की एबिलिटी को यूज करते हुए कुछ पोर्टल्स खोलता है जिसमें से डेड मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और वो सभी ऑरा मास्टर हैं। और वो उन सबको कमांड करते हुए कहता है, तुम लोगों के लड़ने का समय आ गया है। और एक तरफ नेक्रोमेंसी के द्वारा डेड आर्मी और दूसरे तरफ ऑर्क मॉन्स्टर्स वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं और ऑर्क लॉर्ड भी अपने पावर्स का यूज करते हुए ह्यूमन सोल्जर्स को मार रहा होता है और उसके हर अटैक से एक्सप्लोजन हो रहा होता है। तभी उसको कुछ रियलाइज होता है और उसके पीछे एक स्केल्टन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो समय रहते उसको डॉज कर देता है। उसके डॉज करते ही एक दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक कर देता है जिसे ऑर्क लॉर्ड बहुत ही मुश्किल से रोक रहा होता है। तभी वो स्केल्टन अपनी स्वार्ड लेकर ऑर्क लॉर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन ऑर्क लॉर्ड थोड़ा पीछे हटते हुए गैप बनाता है और वो टाइगर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर अपना एक पंच मारता है जिससे आसपास का पूरा चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस अटैक के आगे आने वाले ऑर्क्स सभी मर जाते हैं। लेकिन ऑर्क लॉर्ड ने अपने वेपन का यूज करते हुए उस अटैक को रोक दिया होता है और वो सोचता है, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, मैंने ये नहीं सोचा था मैं एक ऐसे नेक्रोमेंसर से लड़ाई करूंगा जो स्वॉर्ड्समैनशिप में भी स्किल्ड है। और मेन कैरेक्टर द्वारा समन किए गए मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे होते हैं। और समन्ड क्रिएचर्स में से एक लड़की शैडो जैसी पावर्स का यूज कर रही होती है और उसके प्रभाव में सभी ऑर्क्स
फूल जाते हैं और वहीं पर फट जाते हैं। और उस बैटल फील्ड पर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन और खून ही दिखाई दे रहा होता है। और इस तरह अपने आप को जीतते हुए किंगडम के सोल्जर शॉक हो जाते हैं और उनका कमांडर सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, एक पर्सन ने इस वार का पूरा रुख बदल दिया। अब मैं समझ गया कि एम्पायर में डार्क मैजिक प्रतिबंधित क्यों है। और फिर सीन ऑर्क लॉर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो जख्मी हालत में बोलता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम जैसे जिंदा लाश से मैं इस तरह हार जाऊंगा, पर मैं इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मानने वाला हूँ। उसके आगे वो कुछ और बोलता कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, बहुत अच्छा। और वो आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ही यूजफुल दिख रही है, तुम तो मेरे एक और डेड सोल्जर बन सकते हो। और वो इसके बाद अपना एक हड्डी जैसा वेपन निकालता है और उसी से ऑर्क लॉर्ड पर अटैक कर देता है। और उस वेपन को ऑर्क लॉर्ड अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने हाथ से दबाकर उसे तोड़ भी देता है। और उस वेपन के टूटते ही मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके पीछे से उस पर अटैक कर देता है। और धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्क लॉर्ड हड्डियों के ढांचों के बीच में फंसा होता है और वो हड्डियाँ तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती हैं, जिससे किसी तरह ऑर्क लॉर्ड बच गया होता है। लेकिन आसपास की ज़मीन पूरी डिस्ट्रॉय हो गई होती है और हमारा एमसी लड़ाई करते करते पास्ट की कुछ मेमोरीज याद करता है, जिसमें कि वो सोचता है, मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मैं अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और वो इसी के साथ अपना अटैक तैयार करते हुए कुछ लोगों की पिक्चर्स अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और वो ये सब सोचते सोचते अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसके ऊपर हड्डियों का एक आर्मर आ गया होता है और वो ऑर्क लॉर्ड पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। और ऑर्क भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, आओ ग्रेट वॉरियर, तुम इस दुनिया को बदलने वाले हो, इसीलिए तुम मुझसे फाइनल बैटल में लड़ाई करो। और इधर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, मैं अपने सर्वाइवल के लिए जीऊँगा, एड्रिस कॉर्नवेल की तरह। और जैसे ही उन दोनों का वेपन आपस में टकराता है, वहाँ पर ज़ोरदार धमाके होने लगते हैं और उस बैटल को सभी लोग देख रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम एड्रिस कॉर्नवेल है, तो अब से मैं इसको एड्रिस बोलूँगा। और जैसे ही एड्रिस और ऑर्क लॉर्ड अपना फाइनल अटैक तैयार करते हैं और एक दूसरे पर लैंड करने वाले होते हैं, इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। और ये हमें कहानी का ऊपर का बताया गया है। अगले चैप्टर से मेन स्टोरी शुरू होगी। हमें कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही बड़ी सी एकेडमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम रोडलैंड एकेडमी होता है। और वो एक ऐसी एकेडमी है जो एम्पायर के इलाइट्स ही अटेंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाते हैं। और फिर हमें एक अंधेरे कमरे का सीन दिखाया जाता है और उस कमरे में पर्पल कलर की लाइट चमक रही होती है और कोई बोलता है, एड्रिस, मैंने तुम्हें बताया था कि ये सही तरीका नहीं है। जिस पर एड्रिस कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और जिस बुढ़े ने ये बोला होता है उसका नाम कैरोन होता है और एड्रिस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। और वो लोग जिस कमरे में होते हैं वहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडीज़ और खून बिखरा होता है, जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा होता है। और फिर कैरोन एड्रिस को बोलता है, तुम निकम्मे फूल, क्या तुम्हें उन लाशों की जगह नहीं याद है जिन पर हम लोगों ने लास्ट वीक एक्सपेरिमेंट किया था? और फिर एड्रिस इस जगह के बारे में बताता है, हम लोग एक नेक्रोमेंसर हैं और हम लोग द फॉरबिडन आर्ट ऑफ डार्क मैजिक पढ़ रहे हैं, और अगर किसी को पता चल जाता है कि हम लोग डार्क मैजिक सीख रहे हैं तो हम लोग इंपेरियल लॉ के अंडर तुरंत ही मरवा दिए जाएंगे। और फिर इसके बाद एड्रिस एक बोतल उठाता है जिसमें खून भरा होता है और वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है, इसीलिए हम लोग सीक्रेट में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। उसके आगे कहने से पहले ही कैरोन उससे कहता है, साइड हट जाओ, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उन लोगों ने ग्राउंड पर एक खून से फॉर्मेशन बिछाई होती है और उसके बीच में एक डेड बॉडी को रखा होता है। और फिर कैरोन एक मैजिक परफॉर्म करने लगता है और एड्रिस उसी की तरफ घूर के देख रहा होता है और कैरोन के मैजिक से वो डेड बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके आसपास मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन जो कैरोन मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है वो फेल हो जाता है और वो डेड बॉडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर कैरोन कहता है, एक और फेलियर। और फिर कैरोन
आज के एक्सपेरिमेंट को नोट करने लगता है और एड्रिस से कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम जाओ और सीढ़ियों की साफ़ सफाई कर दो। साफ़ सफाई की बात सुनकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, उसने आज भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एड्रिस उस जगह की साफ़ सफाई कर रहा होता है और वो सफाई करते हुए अपने मन में सोचता है, बिना किसी रिस्क के हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिस्क है तो मैं छोड़कर चला जाऊँ। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं डार्क मैजिक की बुक्स पढ़ सकता हूँ। और फिर वो एक किताब को उठाता है और शायद से पढ़ने लगता है। और फिर हम लोग कैरोन की ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर एड्रिस कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। जिस पर कैरोन कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ छोटी सी सफाई के लिए आधे दिन लग गए? कैरोन की ऐसी बात सुनकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, मुझे इतना लेट इसलिए लग गया क्योंकि मैं वहाँ पर बुक्स पढ़ रहा था और तुम तो मुझे कुछ सिखाते नहीं, इसीलिए मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कैरोन उससे कहता है, मैं तुम पर सिंपल चीज़ों के लिए भी निर्भर नहीं हो सकता और अच्छा यही होगा कि तुम इस बार कोई भी गलतियाँ ना करो। जिस पर एड्रिस कहता है, सर मैं अपना बेस्ट करूँगा। तो कैरोन कहता है, मैं तुम पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ। और तुम जाओ और विन हार्ड नेशनल सेमेट्री से मेरे लिए एक लाश लाओ। और तुम ये चीज़ मत भूलना कि तुम्हारी पेरेंट्स के डेथ के बाद मैं ही तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और इसीलिए तुम्हें अपने वर्थ को प्रूव करना होगा। और तुम्हें ये भी पता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर एड्रिस अपने मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है अगर मैं इसका काम नहीं करता हूँ तो ये मुझे अगले एक्सपेरिमेंट में कॉर्स की तरह यूज करेगा। और फिर कैरोन एड्रिस से कहता है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ और तुम अब जा सकते हो। एड्रिस कहता है, यस सर। और फिर एड्रिस जल्दी जल्दी अकेडमी से बाहर जाने लगता है और गेट खोलते हुए कहता है, उसने तो मुझे ट्रैवल के लिए भाड़ा भी नहीं दिया। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये एड्रिस नहीं है? क्या वो अभी भी स्कूल आ रहा है? उन लोगों को ऐसे फुसफुसाता हुआ देखकर एड्रिस वहाँ से जल्दी से निकलते हुए कहता है, तुम लोग आखिर क्या देख रहे हो, मेरे रास्ते से हटो। और फ्रस्ट्रेट होकर वो कहता है, ये बहुत ही बुरा है, मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। और फिर हमें एड्रिस का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जहाँ पर उसका नाम एड्रिस कॉर्नवेल होता है और वो 3rd ईयर का मैजिकल स्टूडेंट होता है। और फिर वो अपनी कहानी बताता है, मेरे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं है और मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। और मेंशन करने की बात नहीं है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। और यहाँ तक कि एकेडमी में भी मेरी एक बहुत ही ख़राब रेपुटेशन है और सभी लोग मुझे 3rd रेट विलन की तरह देखते हैं। मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जिससे कोई भी खेल सकता है, पर मुझे ये पसंद आए चाहे ना, मुझे एड्रिस की तरह जीना है क्योंकि मेरा नाम किम जिनवान है और मैं इस वर्ल्ड पेकाटा में इंटर हो गया हूँ। और जब मैं पहले अपनी दुनिया में था तब मैं एक आर्मी का सोल्जर था और मुझे सोसाइटी से अडाप्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। और पेकाटा यही सिर्फ एक ऐसा गेम है जिसे मैं खेल सकता था। और फिर हम लोग देखते हैं जिस गेम को वो खेल रहा होता है उससे नोटिफिकेशन आती है, आपने सक्सेसफुली इस गेम को 12th टाइम पास कर लिया है। और फिर उसे एक फ़ोन कॉल आता है जिससे उसे पूछा जाता है कि आपका नाम किम जिनवान है। और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और बताता है, मुझे ऐसे द्वारा फ़ोन किया गया जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर मेरी गेमिंग हिस्ट्री तक। इसीलिए मैंने पैनिक में आकर कंप्यूटर को शट डाउन करने की कोशिश की और उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होता है, प्लेबल कैरेक्टर लॉग इन किम जिनवान। मतलब कि किम जिनवान अब एड्रिस कॉर्नवेल की बॉडी में जाएगा। जब मैं अपने सेंसेस में आया तो मैंने अपने आप को गेम के वर्ल्ड में पाया, स्टोरी शुरू होने के 6 महीने पहले। और फिर जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को एड्रिस की बॉडी में पाता है और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अंत में जाकर हर बार मर जाता है। और तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों है, तो वो बताता है क्योंकि ऐसा इसलिए है, पेकाटा में हर कैरेक्टर्स को अपना अपना रोल निभाना होता है और कैरोन की आइडेंटिटी बाद में एक प्लेयर द्वारा ढूंढ ली जाती है और इसीलिए उसको और एड्रिन को साथ में मार दिया जाता है। और मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे स्टोरी शुरू होने से पहले कैरोन के हाथों से निकलना है। और मुझे एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि मैं किसी भी प्लेएबल कैरेक्टर से इन्वॉल्व ना हो जाऊं। और फिर इन सब के बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और एड्रिस एक बेंच पर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है,
मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। और क्या मेरे सर्वाइवल का तरीका इन दोनों एबिलिटीज़ में छिपा है जिसे मैंने गेम 13वीं बार खेलते समय पाया था। और फिर वो बेंच से खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है उनमें से एक ऐसी एबिलिटी है जिसका नाम डुअल कोर है और उसे रैंडमली दी जाती है, और उस एबिलिटी से हम लोग मैजिक और स्वार्ड दोनों एक साथ चला सकते हैं। पर मुझे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक स्किल पर फोकस करना चाहिए। पर अंत में सभी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि मैं कौन सी एबिलिटी चुनता हूँ। और मुझे शायद एक ऐसी एबिलिटी चुननी चाहिए जो मेरे नेक्रोमेंसर के स्किल्स से जुड़ी हो। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है एबिलिटी सिलेक्शन। और उसके सामने एक पैनल खुलता है और उस पैनल में ढेर सारी स्किल्स का नाम लिखा होता है जिसे आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर एड्रिस उन स्किल्स को देखते हुए कहता है मुझे उन एबिलिटीज़ को देखना चाहिए जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। और फिर एड्रिस उस पैनल में से एबिलिटीज़ देखने लगता है और अचानक से उसकी नज़र 3 एबिलिटीज़ पर जाती है, ईविल डिमन, इवोल्यूशन, किंग ऑफ द। उसके आगे का हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है। इवोल्यूशन का नाम पढ़कर वो अपने मन में सोचता है इवोल्यूशन ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे उसका यूजर किसी भी प्रजाति को उसके सुपीरियर रैंक्स में प्रमोट कर सकता है। और मैंने ये एबिलिटी गेम में पहले कभी नहीं देखी है और मेरे लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी इवोल्यूशन है और मुझे दोबारा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर एड्रिस इवोल्यूशन वाले स्किल पर क्लिक कर देता है और उसके क्लिक करने के साथ ही सिस्टम विंडो में लिख के आता है आपने इवोल्यूशन की एबिलिटी को चूज किया है। और उस एबिलिटी के मिलने के बाद वो अपने मन में सोचता है अब मैं फ्यूचर देख सकता हूँ जो इस एबिलिटी के द्वारा आएगा। और हम लोग फ्यूचर के एड्रिस को देखते हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और उसे उस एबिलिटी के द्वारा स्केल्टन्स, मॉन्स्टर्स और लास्ट में बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। और ये सब देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है मैं इस वर्ल्ड में ज़रूर से सर्वाइव करूँगा और एड्रिस की तरह जीऊँगा। हम लोगों को ऐश डॉर्मेट्री के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी डॉर्मेट्री है जहाँ पर रोलैंड एकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं। और उस डॉर्मेट्री के रूम के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर एड्रिस की बॉडी को बोलता है ये कमीना, ये इस गेम का एक छोटा सा विलन था पर ये मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेकार है और ये शायद ही किसी एलिमेंटल मैजिक को यूज करना जानता है। और अंत में मेरे पास लड़ाई के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो नेक्रोमेंसी है, इसीलिए मैंने इवोल्यूशन की एबिलिटी को चुना था। और फिर वो खड़े होते हुए कहता है शायद से मुझे काम पर जाने से पहले अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में होकर जाना चाहिए। और उसके बाद वो अपना कुर्सी पर रखा हुआ कपड़ा लेते हुए कहता है अब मैं और भी टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद वो तैयार होकर डॉर्मेट्री से बाहर निकल जाता है और चलते हुए अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा और इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि गेम के मेन इवेंट शुरू होने से पहले मैं ना मरूं। और इसके बाद वो अपने मन में कुछ कैरेक्टर्स को इमेजिन करता है और कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कैरोन के अलावा मुझे मार सकते हैं। और फिर हमें अगला सीन अंडरग्राउंड लेबोरेटरी का दिखाया जाता है जहाँ पर एड्रिस कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है और उनका नाम होता है चूजिंग टू लिव एज अ डार्क मैजिशियन, इंट्रोडक्शन टू डार्क मैजिक, द अट्रैक्टिव पावर ऑफ डार्क मैजिक। और उन बुक्स के ऐसे नाम पढ़कर वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इन बुक्स के साथ पकड़ा जाता हूँ तो मेरा सिर कटवा दिया जाएगा। और वो अपने पीछे फोकस करते हुए कहता है पर यहाँ पर पहले से ही ऐसा कोई है जो मेरा सिर काट सकता है। और उसके पीछे जेल में एक लड़की होती है और उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है मैंने कल ये नहीं सोचा था पर ये एक वैम्पायर है और इस गेम में वैम्पायर्स के पास स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ होती है जो उन्हें सनलाइट से बचाता है और वो लोग स्ट्रॉन्ग मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। पर मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर कैरोन जैसे कमीने ने एक वैम्पायर कैसे पकड़ लिया। और फिर वो कुछ बुक्स को रखते हुए कहता है क्या कैरोन एक मिड टायर बॉस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि वैम्पायर उससे कहती है वहाँ पर, जिससे उसका ध्यान उसके तरफ जाता है और वो उससे कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ये बोलने के साथ ही वो बहुत ही ईविल स्माइल भी दे रही होती है। और फिर हम लोगों का यहीं से सीन कट होता है और हम लोग एक चलती हुई ट्रेन को देखते हैं जिसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। और उस ट्रेन के अंदर बैठा एड्रिस अपने मन में सोचता है टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही लुभावना है, मेरे पास एक ऐसा अवसर आया है जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ बिना अपने हाथ गंदा किए।
और फिर वो वैम्पायर और अपने बीच के कन्वर्सेशन के बारे में सोचता है, जहाँ पर वैम्पायर उससे बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हो तो तुम्हारे लिए मैं कैरोन को मार दूंगी, और मुझे पता है तुम डर से कांप रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि कैरोन तुम्हें कब मार डालेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, जैसा कि मुझे वैम्पायर से उम्मीद थी, उसने ये पता कर लिया कि मैं कैरोन को मारना चाहता हूँ। और फिर वो उस वैम्पायर से कहता है, पर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो तुम मुझे नहीं मारोगी। जिस पर वो वैम्पायर कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। प्रॉमिस की बात सुनकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, एक सुपीरियर क्रिएचर एक ह्यूमन से प्रॉमिस कर रही है। और वो वैम्पायर आगे कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर एड्रिस सोचता है, क्या वो ऐसा उम्मीद करती है कि मैं उस पर विश्वास करूँगा। और फिर वो उससे कहता है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए कि मैं अपने मास्टर को धोखा दूं कि ना दूं। जिस पर वो वैम्पायर उससे कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। और फिर इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, शायद से मुझे वैम्पायर्स के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए और वैम्पायर्स के रिलेटेड मुझे बुक्स भी मिल जाएंगी। और फिर स्टेशन की तरफ से अनाउंसमेंट होता है, ये नेशनल सेमेट्री का स्टॉप है, हर्टवेल स्टेशन, और आप एग्जिट कर सकते हैं। और अंधेरी रात में एड्रिस एक बक्सा लिया होता है और हाफते हुए वो एक गेट की तरफ जा रहा होता है। और वो चलते चलते कहता है, मैजिशियंस के पास स्टामिना नहीं होता है और मुझे पैसे के साथ साथ स्टामिना भी अपना बिल्ड करना पड़ेगा। और फिर वो उस गेट को देखते हुए कहता है, ये नेशनल सेमेट्री है जिसे डार्क मैजिशियंस ने खरीद लिया था। और फिर वहाँ पर खड़े गार्ड को अपना परिचय देता है, मैं जेनिस हाउस से आया हूँ और मैं उनका थर्ड ग्रैंडसन हूँ। जिस पर वो गार्ड कोड लैंग्वेज में पूछता है, क्या तुमने फ्लावर्स लाए हैं। जिस पर एड्रिस कहता है, हाँ मैंने 13 लाए हैं, ब्लू स्काई बटरफ्लाई फ्लावर्स। और वो गार्ड कहता है, ठीक है अब अंदर आ जाओ। और फिर वो अंदर आते हुए सोचता है, अच्छा है मैंने सही आंसर दे दिया और मैं उस आंसर के बारे में श्योर भी नहीं था। और फिर वो जैसे ही गेट के अंदर अपना बक्सा लेकर जाता है, फुल मून के अंदर एक बुढ़ा एक कब्र खोद रहा होता है। और इसके बाद जब वो एड्रिस को देखता है तो उससे कहता है, रुको, ये उसी नाइट की बॉडी है जिसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, जल्दी करो और इसे ले लो। और उस बक्से में एक नाइट होता है जिसने अपने हाथों में तलवार पकड़ी होती है। और उस नाइट को देखकर एड्रिस उससे कहता है, हाँ हाँ ठीक है और आपका थैंक यू। और फिर वो उस नाइट को बक्से में डालने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और नाइट को बक्से में भरने के बाद वो कहता है, लेट होने के पहले मुझे घर भी पहुंचना है। और तभी अचानक से उसकी नज़र दूसरे ग्रेव पर जाती है और उस ग्रेव के ऊपर लिखा नाम पढ़कर वो अपने मन में सोचता है, ये जो नाम है मैंने कहीं तो पढ़ा है। और फिर तभी उसको अचानक से याद आता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ऑरा मास्टर निकेल है। और फिर वो ऑरा मास्टर निकेल के बारे में बताता है, ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने स्वॉर्डमैनशिप को दशकों सालों से होन किया है। और ऑरा मास्टर निकेल नदी के किनारे अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनके स्वॉर्ड चलाने से बहुत ही डेंजरस एनर्जी निकल रही होती है। और फिर एड्रिस आगे बताता है, उनके जीवन भर के ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली एक ऑरा मास्टर बन गए, पर वो अपने बुढ़े एज के कारण मर गए। पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ऐसी स्टोरी इस गेम में क्यों लाई गई और लोगों को नहीं पता है कि निकेल एक ऑरा मास्टर थे। और अगर मैं इस लाश को एक डेथ नाइट में कन्वर्ट कर पाया तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होगा। और ऑफ कोर्स इतने हाई लेवल ह्यूमन को कमांड करना ये कैरोन के लिए भी बहुत ही कठिन होगा, पर इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अपनी इवोल्यूशन की एबिलिटी को बाद में यूज कर सकता हूँ। और हाँ, ये बुढ़ा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका नाम फाइमोन है। और फाइमोन को खुदाई करता हुआ देखकर एड्रिस उसी की तरफ देख रहा होता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे ऑरा मास्टर निकेल की लाश चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। और वो इस बुढ़े फैमोन से कहता है, मिस्टर फैमोन मुझे एक और लाश चाहिए। जिस पर फैमोन कहता है, क्या तुम्हें दूसरी लाश चाहिए। एड्रिस कहता है, क्या मुझे किसी भी तरह नहीं मिल सकता। जिस पर फैमोन कहता है, पहले जाओ और कैरोन से परमिशन लेकर आओ, फिर मैं इसके बाद तुमको लाश दूंगा।
नहीं तो ये चीज़ मुझे भी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल देगी। उसकी ऐसी बात सुनकर एड्रिस उससे कहता है, क्या तुम मुझे ये वाली लाश इस रिंग के बदले दे सकते हो? और वो रिंग कोई आम रिंग नहीं होती। उसे देखकर फेमन अपने मन में सोचता है, ये काउंट की रिंग है। अगर मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे ये ऑफ़र क्यों कर रहा है? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एड्रिस उससे कहता है, ये मेरी फैमिली की आखिरी निशानी है और यही मेरे पास बची हुई है। ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस लाश के बदले ये रिंग वर्थ इट है और इस लाश से मैं अच्छे ढंग का मैजिशियन बन सकता हूँ। जिस पर फेमोन हिचकिचाते हुए कहता है, ऐसा है क्या? और फेमोन के ऐसे चेहरे को देखकर एड्रिस भी समझ जाता है और वो तुरंत उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने मास्टर द्वारा नहीं पकड़ा जाऊँगा। और वो रिंग सीधा फेमोन के हाथ में थमा देता है और फेमोन भी हिचकिचाते हुए कहता है, रुको रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और एड्रिस अपने मन में सोचता है, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक नोबल का रिंग ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और इसके जैसा एक कॉमनर इसे रजिस्ट नहीं कर पाएगा। और फिर एड्रिस और मास्टर निकेल का लाश लेते हुए कहता है, थैंक यू, तो मैं ये लाश भी अपने साथ लेकर जाता हूँ। और फेमोन अभी भी उसको मना कर रहा होता है, लेकिन एड्रिस कुछ भी नहीं सुनता और मास्टर निकेल की लाश को अपने बक्से में भर लेता है और बक्से को बंद करते हुए कहता है, अब मैं अपना फ्यूचर और भी क्लियरली देख सकता हूँ और जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं अपनी नेक्रोमेंसर की ट्रेनिंग शुरू करूँगा और निकेल, तुम मेरे पहले सर्वेंट रहोगे जिसके साथ मैं काम करूँगा। और नेक्स्ट सीन अंडरग्राउंड लेबोरेटरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरोन एड्रिस से कहता है, ये एक साधारण लाश है और इस पर वैसे एक्सपेरिमेंट करना जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद साफ़ सफाई ज़रूर कर देना। और एड्रिस ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और वो उस नाइट की लाश को एक जगह पर लेटाकर कुछ कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं अभी अभी काम पर से आया हूँ, पर फिर भी कैरोन ने मुझे इतना बड़ा काम दे दिया और मैं इस काम में काफ़ी ही अच्छा हूँ। क्या ये एड्रिस के मेमोरी के कारण है? और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं जल्दी से इस काम को ख़त्म करूँ और अपने पढ़ाई पर जाऊँ। और फिर कुछ देर बाद वो अपना काम ख़त्म कर लेता है और साफ़ सफाई कर रहा होता है और वो सफाई करते करते कहता है, क्या मुझे सच में अपने करंट लेवल पर निकेल की लाश को यूज करना चाहिए? लेकिन अगर मैं उसको अभी समन करूँगा तो वो स्केलेटन के रूप में रहेगा और यही मेरी लिमिट है और शायद से मैं अपनी इवॉल्व की एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ, पर मैं अपने एबिलिटी पर भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरी डेड बॉडी ले आऊँ और उस पर प्रैक्टिस करूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसको एक चेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो एम्पायर उससे कहती है, तुम आखिर मुझे कितना समय तक वेट करवाने वाले हो? जिस पर एड्रिस उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम सो रही हो। तो एम्पायर कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने तुमसे बोला है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और क्या तुम सच में अपने जीवन भर कैरोन की साफ़ सफाई करने वाले हो? उसकी ऐसी बात सुनकर एड्रिस उसके पास जाने लगता है और वैम्पायर को ऐसा लगता है कि शायद वो गेट खोलने वाला है, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी जिससे कि तुम मुझसे बात करो। और वो उससे कहती है, अच्छा है, क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया? और उस वैम्पायर को देखकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर कैरोन ने इतनी पावरफुल वैम्पायर को यहाँ पर कैसे लॉक कर लिया। और लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया। उसको ऐसे सोचते हुए देखकर वैम्पायर उठती है और उससे कहती है, तुम ऐसे क्या घूर रहे हो? जल्दी करो और डिसाइड करो। अगर तुम मुझे ज़्यादा लंबा इंतज़ार करवाओगे तो रिलीज होने के बाद मैं शायद तुम्हें मार भी सकती हूँ। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि एड्रिस उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैं कैरोन के गंदे कामों को करके थक चुका हूँ। और वैम्पायर उसके तरफ मुड़कर देखती है और खुशी से कहती है, तुमने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया है, जल्दी करो और इन हथकड़ियों को खोल दो। जिस पर एड्रिस कहता है, लेकिन तुम्हें अपने हाउस पर कसम खानी होगी कि तुम मुझे नहीं मारोगी। और उसकी बात सुनकर वैम्पायर शॉक हो जाती है और वैम्पायर के रिएक्शन को देखकर एड्रिस सोचता है, उसके रिएक्शन को ऐसा देखकर लगता है कि जो भी बुक में लिखा था वो सही था। वैम्पायर्स अपने कसम नहीं तोड़ सकते जो उन लोगों के हाउसेस पर लिया गया हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वैम्पायर उससे कहती है, ठीक है,
मैं लूसीफेल हाउस के नाम पर कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और ऐसा सुनने के बाद एड्रिस उस प्रिजन को खोलने लगता है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उस पर लिखा होता है जो इवोल्यूशन के लिए कैंडिडेट है वो डिटेक्ट हुआ है और इसका नाम है एंजेला लूसीफेल और उसमें पोटेंशियल 55% का है। और ये चीज़ देखकर एड्रिस अपने मन में सोचता है, ये क्या मैं इसे इवॉल्व कर सकता हूँ? और वो सिस्टम विंडो को इधर उधर स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन वैम्पायर को दिखाई दे रहा होता है कि वो सिर्फ हवा में हाथ हिला रहा है, जिसे देखकर वैम्पायर शॉक होते हुए उसी की तरफ देखने लगती है। और एड्रिस के सिस्टम विंडो में लिखा होता है इवोल्यूशन के बाद जो यूनिक एबिलिटी मिलेगी उससे एक क्रिएचर अपने हायर फॉर्म में पहुंच सकता है जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेगा तब। और ये सभी नॉन हॉस्टाइल एंटिटीज़ के लिए एक्सेसिबल है और इसके लिए कई रास्ते अवेलेबल हैं। क्या आप इसे इवॉल्व करना चाहेंगे? जिसे पढ़कर एड्रिस अपने मन में सोचता है, क्या इवोल्यूशन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने अभी अभी कसम खाया था? तब तो ये मेरी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने का बहुत ही अच्छा अवसर है और इससे मैं निकल को इवॉल्व भी कर सकता हूँ। और अगर चीज़ें गलत भी चली जाती हैं तो इससे मुझे कोई भी घाटा नहीं हो रहा है। और एड्रिस को इस तरह घूरते हुए देखकर वैम्पायर उससे कहती है, क्या तुम मुझे रिलीज न करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पर इससे आगे वो बोल ही पाती, तभी एड्रिस इवॉल्व की बटन पर क्लिक कर देता है, जिससे वैम्पायर जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगती है। और उसकी ये हालत देखकर एड्रिस भी घबराने लगता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और वो दर्द में एड्रिस से बोलती है, तुम कमीने, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? और इसके इतना बोलते ही उसको और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे देखकर एड्रिस सोचता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो घबराते हुए वैम्पायर से कहता है, हे वैम्पायर, जल्दी से उठ जाओ। और उसका कोई भी रिप्लाई न देने पर वो कहता है, अरे नहीं, अब मैं नहीं बता सकता कि इस बॉल की एबिलिटी ने काम किया कि नहीं। और सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर एड्रिस बोल रहा होता है, शायद से मुझे एक चीज़ तो पता चल ही गया, मेरी इवोल्यूशन की एबिलिटी दूसरे प्रजातियों पर भी काम करती है और इसका मतलब मैं जिन क्रिएचर्स को समन करूँगा उस पर भी मेरी इवोल्यूशन की एबिलिटी काम करेगी। और वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है, मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं निकेल को अब समन करूँगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और वो फॉर्मेशन पर ऑरा मास्टर निकेल की बॉडी रख देता है और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद कहता है, ठीक है, चलो इसे अब करते हैं। और वो नेक्रोमेंसी करते हुए कहता है, समन स्केल्टन। और उसके इतना बोलते ही उसके सिस्टम विंडो पर नेक्रोमेंसी के रिलेटेड मैसेजेस आने लगते हैं और आसपास का एरिया पूरा डगमगाने लगता है। और उसके माना से ऑरा मास्टर निकेल की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और वो नेक्रोमेंसी करते हुए कहता है, क्या एक सिंगल स्केल्टन को समन करने में इतना ज़्यादा माना लगता है? और निकेल की बॉडी से उसका पूरा स्किन उतरने लगता है और सिर्फ हड्डियाँ बचती है। और ऑरा मास्टर निकेल का स्केल्टन अपने आप बैठ जाता है, जिसे देखकर एड्रिस भी काफ़ी ही डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी उसके सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है, बेसिक नेक्रोमेंसी समन स्केल्टन सक्सेसफुल। आपने एक स्केल्टन को समन किया है जिसका ग्रेड लेजेंडरी है और आपके इवोल्यूशन के एबिलिटी के कारण इस स्केल्टन का लेवल 1 से 3 हो गया है। और उसके एबिलिटीज़ को देखकर एड्रिस खुद ही शॉक होता है। तभी उसके विंडो पर फिर से मैसेज आता है, आपने जिस स्केल्टन को समन किया है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्टैट बोनसेस भी अप्लाइड हैं और इतने अच्छे क्वालिटी की स्केल्टन के कारण आपका स्केल्टन स्केल्टन सोल्जर में प्रमोट हो गया है। और स्केल्टन के पास ऑरा मास्टर निकेल की थोड़ी बहुत मेमोरीज भी हैं। यह सब पढ़कर वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार मुझे सक्सेस मिल ही गई। और ये एक अपर लेवल का स्केल्टन है और उस स्केल्टन का प्रोफाइल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, ये स्केल्टन सोल्जर लेजेंडरी ग्रेड का है और इसका नाम निकेल लाइफिल है और ये एक अनडेड है और ये टायर 2 पर है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ईगो है और इसका पिनैकल स्वार्ट्समैनशिप है। उसकी प्रोफाइल पढ़कर एड्रिस कहता है, ये मेंशन करने की बात नहीं है, लेकिन ये एबिलिटी पिनैकल
ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे और कोई भी मास्टरी नहीं की जा सकती। मतलब कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ ग्रोथ और एफर्ट से पाई जा सकती है। लेकिन एक स्केल्टन, वो भी पिनैकल एबिलिटी के साथ। तुम तो सच में ऑरा मास्टर थे। जिस पर वो स्केल्टन अपनी उंगली घुमाते हुए एड्रिस से कुछ इशारे में कहता है, जिसे एड्रिस समझते हुए कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा? जिस पर वो स्केल्टन फिर से हैंड साइंस बनाते हुए कहने की कोशिश करता है, हाँ मैं यही कहना चाहता था। जिसे देखकर एड्रिस स्माइल करता है और उससे कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अगले सीन में एड्रिस एक कुर्सी पर बैठा होता है और अपने शेड्यूल को देख रहा होता है और उसे देखते हुए सोचता है, कैरोन के डेथ में अभी 1 साल बचा है और इस 1 साल में मुझे सरवाइव करने के लिए सब कुछ करना होगा और सिर्फ मैं अपने समनिंग स्किल को प्रैक्टिस करके अपने सर्वाइवल के चांस बढ़ा सकता हूँ। और एड्रिस के प्रोफाइल को दिखाया जाता है, जिसे आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके बाद वो उठते हुए कहता है, मैं निकेल को अपने रूम में बुला लेता हूँ। और उसके सिस्टम विंडो से नोटिफिकेशन आता है, आपके समनिंग इन्वेंटरी की कैपेसिटी 5 है, जिसमें से 1 भरा हुआ है, और क्या आप स्केल्टन सोल्जर को समन करना चाहते हैं? जिस पर वो यस पर क्लिक करता है और एक पोर्टल से निकेल बाहर आता है और एड्रिस उसका वेलकम करते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई ऐसे देख लेगा तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए चलो तुम्हें कुछ कपड़े पहनाते हैं। और कुछ देर बाद एड्रिस ने उसको पूरा कपड़ा पहना दिया होता है और ये मुझे पर्सनली काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। और एड्रिस भी थम्स अप करते हुए कहता है, तुम इसमें बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। और निकेल हवा में अपना स्वाट चलाने लगता है और ये चीज़ देखकर एड्रिस शॉक होकर उसके तरफ देखने लगता है और उसे स्वाट चलाता देखकर उससे कहता है, तुम ट्रेनिंग करते समय मर गए थे और तुम मरने के बाद जब जिंदा हुए हो तब भी तुम उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो और इससे मेरा ही फ़ायदा है। और इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, मुझे किसी न किसी तरीके से अपने एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा। इसलिए वो निकेल से कहता है, निकेल क्या तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा सकते हो? और उसके ये कहने के साथ ही ये वीडियो एंड हो जाती है। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता देना। और हाँ, मैंने आगे की स्टोरी पढ़ी है और वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज, ये इस मांगा का पार्ट 2 है और अगर आप लोगों ने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसे देखाओ फिर आना इस वीडियो पे। इस चैप्टर की शुरुआत में एड्रिस निकेल से बोलता है, मैं अपनी ट्रेनिंग सही से कर रहा हूँ, है ना? और वो अपने मन में सोचता है, मैं लकी हूँ कि निकेल मुझे इस ढंग से सिखा रहा है जिससे कि ये मेरी बॉडी उसे हैंडल कर सके। और अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो एक दिन मैं भी अपने ऑरा का यूज कर सकूँगा। नॉर्मली तो मुझे माना और ऑरा के बीच कोई एक चुनना होगा, लेकिन मेरा डुअल कोर इन दोनों एबिलिटीज़ को यूज करने के लिए अलाउ करता है। जो एक मेज नाइट होता है वो हार्ट ऑफ द मैजिशियन और कोर ऑफ द नाइट को एक साथ यूज कर सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ग्रोथ करना बहुत ही टफ है, लेकिन अगर आप इन स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो आपको इतनी पावर मिलेगी जिससे कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फर्स्ट एम्परर एडमंड ने, और उसने ही हमारे एम्पायर को बनाया था। एड्रिस ये सब सोच ही रहा होता है कि निकेल उसे ज़ोर से पिंच करता है और निकेल उसे इशारे से बताता है कि फोकस करो। और एड्रिस फिर से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर देता है और वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जहाँ पर वो आर्मी में था और फिजिकल ट्रेनिंग उसके लिए बहुत ही आसान था। लेकिन वो एड्रिस की बॉडी को बोलता है, तुम अब मिलिट्री का टेस्ट चखने वाले हो। और फिर ट्रेनिंग करते करते उसको शाम हो जाती है और वो शाम को चाय पीते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने आज की क्लास को स्किप कर दिया जिससे कि मैं ये देख सकूं कि मेरी नेक्रोमेंसी की एबिलिटी कितनी इम्प्रूव हुई है। और वो सिस्टम विंडो खोलता है जहाँ पर उसके पॉइंट्स 2 से बढ़ गए होते हैं और अपनी ग्रोथ को देखकर एड्रिस बोलता है, मैं स्टैट पॉइंट्स ज़्यादा तेज़ी से इकट्ठा कर पा रहा हूँ और अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो मुझे 200 घंटे लगेंगे बेसिक नेक्रोमेंसी से बिगिनर नेक्रोमेंसी में प्रमोट होने के लिए। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है
कि कैरोन ने मुझे लेबोरेटरी पर आने से मना क्यों किया है, और वैम्पायर भी बाहर से ठीक ही दिख रही थी और इसीलिए मुझे पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं है। और इवोल्यूशन कंप्लीट होने में अभी कुछ समय बचा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर मैं अपने लिए कुछ पोर्शंस बना पाया तो मेरी रिकवरी और भी तेज़ हो जाएगी। और हमें 2 पोर्शंस के बारे में बताया जाता है। हीलिंग पोशन जो इंटरनल इंजरीज़ को हील कर देता है और थकावट को भी दूर कर देता है, और दूसरा रीजनरेशन पोर्शन, ये एक्सटर्नल इंजरीज़ को हील करता है और रीजनरेशन को बढ़ा देता है। लेकिन इन पोशंस को ख़रीदने के लिए एड्रिस के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए एड्रिस सोचता है कि वो पोशंस खुद से बनाएगा। लेकिन ये गेम नहीं है कि एक बटन क्लिक करने पर पूरा पोशंस बन जाएगा। अगर मुझे पोशंस के इंग्रेडिएंट्स भी पता हैं तब भी मुझे एक सही कम्बिनेशन रेशियोज चाहिए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे क्लासेस को अटेंड करना चाहिए जिससे कि वो पोशंस बनाना सीख सके। और फिर अगला सीन हमें एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्लासरूम का दरवाज़ा खोल के क्लास में एंटर करता है और उसे देखकर बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि एड्रिस कब से पोशंस क्लास में आने लगा, जिस पर दूसरा कहता है शायद वो किसी लड़की के चक्कर में आया होगा और वैसे भी उसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है और वो एक लूजर है और इससे ज़्यादा वो कर ही क्या सकता है। उन सब की बातें एड्रिस भी सुन रहा होता है और वो अपने मन ही मन सोचता है मुझे इन सबको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि क्लास में अटेंशन खींचने से मेरा ही घाटा है। और वो अपने सीट पे जाने से पहले एक लड़की की तरफ देख रहा होता है। और फिर क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और वो सभी से बोलते हैं सभी लोग बैठ जाओ, अब हम लोग इस वीक के 3rd लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। और फिर हमें उन प्रोफेसर के बारे में बताया जाता है। उनका नाम बारवन है और वो इंटरमीडिएट हर्बोलॉजी क्लास के प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर बारवन लेक्चर को शुरू कर देते हैं और उनके मटेरियल्स के नाम पढ़कर एड्रिस बोलता है जो भी प्रोफेसर मटेरियल्स के नाम बता रहे हैं वो गेम के इवेंट से मिलते जुलते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो सही कम्बिनेशन रेशियोस बताएं। और प्रोफेसर आगे बोलते हैं अगला फार्मूला जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टामिना बूस्ट पोशन है। और वो कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम बताते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को कोई भी पोशन नहीं बनाना है। और प्रोफेसर के एक्सप्लेनेशन को सुनकर एड्रिस सोचता है जो भी प्रोफेसर बता रहे हैं वो मैं जो फार्मूला जानता हूँ उससे अलग है, और वो ऐसा फार्मूला क्यों बता रहे हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वो प्रोफेसर से पूछता है सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जिस पर प्रोफेसर भी उसको हाँ कह देते हैं। और एड्रिस उनसे पूछता है सर क्या हमें हॉर्न फिश के एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर प्रोफेसर वो लड़की और पूरी क्लास एड्रिस की तरफ देखने लगती है। और प्रोफेसर उससे कहते हैं तुम ऐसी चीज़ पोशंस में क्यों मिलाओगे, और अगर तुम उन इंग्रेडिएंट्स को जानने में इतने इंटरेस्टेड हो तो तुम अगली बार सूप बनाना। और प्रोफेसर की बात से पूरी क्लास हंसने लगती है। और एड्रिस अपने मन में सोचता है जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स के नाम बताए हैं वो स्टामिना बूस्ट पोशन बनाने में ज़रूरी है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये फार्मूला अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। और फिर प्रोफेसर की क्लास एंड हो जाती है और सभी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। और वहाँ से एड्रिस जाते हुए सोचता है मैं इनसे सीखने की जगह अपनी खुद की रिसर्च करूँगा और मैं क्या क्या उम्मीद करके यहाँ पर आया था। और जाते समय वो लड़की एड्रिस की तरफ देख रही होती है। और फिर हमें एक नए जगह के बारे में बताया जाता है, रिसर्च विंग ऑफ द एकेडमी, जहाँ पर एड्रिस रिसर्च कर रहा होता है। और उसके सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है कि आपका पोशन फेल हो गया। और उसके पोशन में से धुआं निकलने लगता है और वो वहीं पर थक जाता है और लेट जाता है और सोचता है अगर मुझे फार्मूला पता भी है तब भी इसे बनाना बहुत ही कठिन है और जल्दी मेरे इंग्रेडिएंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और इनकी कॉस्ट मेरे उम्मीद से ज़्यादा है। क्या मुझे किसी की मदद ले लेनी चाहिए? लेकिन नहीं, मेरे जैसे एक लूजर की मदद कौन ही करेगा। तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से वही लड़की निकलती है जो उसे पीछे से देख रही थी। और वो एड्रिस से कहती है तो अच्छा ये तुम थे। और उसे देखकर एड्रिस को अचानक से याद आता है कि एक प्लेएबल कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रही है।
और वो इसके बारे में बताता है। इस लड़की का नाम लूसिया है और ये पोशन बनाने में एक जीनियस है और यहाँ पर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए कि एड्रिस इससे मिले, तो यहाँ पर ये क्यों है। और वो डिसाइड करता है कि वो उसे इग्नोर करेगा और वो अपने आप ही चली जाएगी। और लूसिया एड्रिस से पूछती है तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर एड्रिस कहता है ये मेरा एक सीक्रेट है। और वो बैठते हुए सोचता है मुझे लगता है कि क्लास के बाद इसने मेरा पीछा किया है। लेकिन लूसिया एड्रिस की तरफ क्यूरियस होकर देखने लगती है और वो उससे कहती है तो अच्छा तुम मेरे साथ ऐसा ही करने वाले हो। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि तुम्हारे जैसा एक अपर क्लास मैन क्लास में कुछ ऐसा सजेस्ट करेगा। और वो एड्रिस के पास आते हुए कहती है क्या हम लोग साथ में रिसर्च कर सकते हैं, और हम लोगों के रिसर्च पार्टनर होने में किसी का घाटा नहीं है। जिस पर एड्रिस अपने मन में सोचता है किसी का घाटा नहीं है। और वो लूसिया से पूछता है ऐसा कैसे है, जिस पर लूसिया उससे पूछती है क्या एक रिसर्च पार्टनर को ढूंढना इतना अजीब है कि तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो, और तुम टैलेंटेड भी दिख रहे हो, शायद फ्यूचर में तुम कुछ बड़ा करोगे। और मैं एक ऐसा इलाज ढूंढ रही हूँ जिसे अभी तक बनाया नहीं गया है। और लूसिया की ये बात सुनकर एड्रिस को कुछ याद आता है। ये अपने लिए एक ऐसा इलाज ढूंढ रही है जिसे अभी डिस्कवर नहीं किया है। और लूसिया पोशंस बनाने में इतनी टैलेंटेड इसलिए है क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं बल्कि टैलेंटेड है। और वो अगर अपनी बीमारी का क्योर नहीं कर पाएगी तो वो जल्दी ही मर जाएगी। और वो एक ऐसा इलाज ढूंढ रही है जिससे कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पाए हैं। पर ये एक रेयर डिजीज है जो सिस्टम द्वारा प्री डिटरमाइंड है और कोई मेरे जैसा ही इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है। पर ये चालाक भी है, अगर मैं इसको कुछ ज़्यादा बता दूंगा तो ये मुझे मार भी सकती है और ये मेरी आइडेंटिटी भी पता कर सकती है। और अगर मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो मेरे मरने का रिस्क ज़्यादा है। और एड्रिस लूसिया से बोलता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर लूसिया बोलती है फियानो मशरूम, और उसे सुनकर एड्रिस शॉक हो जाता है। और वो आगे बताती है जो तुम इंग्रेडिएंट्स पहले बता रहे थे उनमें फियानो मशरूम नहीं था। और उसकी बात सुनकर एड्रिस सोचता है उसको ऐसे किस इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल गया जिससे मुझे सिर्फ पता होना चाहिए। और वो उंगली दिखाते हुए कहती है और तुम उस मशरूम का यूज करके ये पोशन बना रहे हो, है ना। और मुझे लगता है कि मैं ये पोशन बना सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो हम कुछ पैसे भी बना सकते हैं। तब भी एड्रिस उसे रिजेक्ट करते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम अब जाओ। और वो सोचता है ये प्रपोजल काफ़ी ही अच्छा था लेकिन इसमें मेरी लाइफ का रिस्क था। और वो लड़की वहाँ जाते हुए कहती है तो ठीक है, मैं सोचने के लिए तुम्हें कुछ समय दूंगी, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम अपना माइंड ज़रूर चेंज करोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तब दिखाया जाता है जब एड्रिस अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो ट्रेनिंग करते हुए भी सोचता है मैं रेशियोज़ तो अपने आप भी पता कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही प्रॉब्लम है और वो पैसे की है। मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। एड्रिस डिस्ट्रैक्ट होकर ये सब सोच ही रहा होता है कि निकेल उसकी तरफ अपनी स्वाट चला देता है। और इससे एड्रिस डर जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं इस समय फोकस नहीं कर रहा हूँ। और वो सोचता है कि अब मैं ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगा और ये सब चीज़ बाद में सोचूंगा। और अगले सीन में हमें एड्रिस के रूम में एक लेटर दिखाया जाता है और उसी लेटर के बारे में सोचते हुए एड्रिस बोलता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आया है कि मैं कुछ पैसे अपनी छोटी बहन से मांगूं जिसने कि अभी अभी मुझे लेटर लिखा है। लेकिन ऐसा काम सिर्फ पिछला वाला एड्रिस करेगा। और मुझे पता था कि ये कैरेक्टर होपलेस है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी बुरी होगी। और एड्रिस को वहाँ से जाते हुए दूर से एक लड़की देखती है और उसका नाम लेते हुए बोलती है उसने अपने हाथ में एक बुक पकड़ा है और क्या उसने पढ़ाई करने का डिसीजन बना लिया। लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक ट्रैश ही रहेगा। और उसको अपनी तरफ देखते हुए एड्रिस भी नोटिस कर लेता है और उसके बारे में बताता है इसका नाम डीन एल्वेन है और ये एल्वेन फैमिली की डॉटर है और मैजिक में एक जीनियस है।
और इस एकेडमी में दूसरी पर्सन जो मुझे मार सकती है। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग दोस्त थे, लेकिन जब से क्रोमवेल फैमिली बर्बाद हुई है तब से हम लोग कर्ज में डूब गए और उसी के साथ ये दोस्ती भी टूट गई। और अगर अब एड्रिस जैसा लूजर इससे बात भी करने की कोशिश करेगा तब भी वो उसे मार देगी। और मैं चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरा हूँ जो मुझे किसी भी समय मार सकते हैं। इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पोशंस बनाने पड़ेंगे और पोशंस के लिए चाहिए पैसे, और मैं पैसे अपनी बहन से मांगूंगा। और अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर कैपिटल सिटी रोडलैंड में एड्रिस पहुँच गया होता है और एड्रिस एक होटल में चला जाता है जहाँ पर उसकी बहन बोलती है, मैंने तुम्हें जितने भी लेटर भेजे तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। अपनी बहन से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, एक काउंट की बेटी को ऐसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहिए। और फिर हमें उसके बहन के बारे में बताया जाता है। उसका नाम एमी क्रोमवेल है और ये एड्रिस की छोटी बहन है। और एड्रिस को इतना सीरियस देखकर उसकी बहन उससे बोलती है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? क्या तुम्हें फिर से पैसों की कमी पड़ रही है? और मुझे ऐसा लग ही रहा था, इसीलिए मैंने इसको तैयार किया था। और वो एड्रिस को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, इसको एक ही बार में खर्च मत करना, ठीक है? जिस पर एड्रिस बोलता है, ठीक है। इसके आगे वो कुछ बोलता ही कि एमी उसके हाथ की तरफ देखती है और वो उससे पूछती है, एड्रिस तुम्हारी रिंग कहाँ गई? जिस पर एड्रिस झूठ बोलते हुए कहता है, वो रिंग वो तो मैंने उतार दिया जिससे कि मैं इसे खो न दूँ। लेकिन एड्रिस का झूठ पकड़ा जाता है और वो उससे कहती है, क्या तुमने उसे बेच तो नहीं दिया? जिस पर एड्रिस कहता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है, भूल जाओ और यहाँ पर अब कभी भी मत आना और तुम्हें पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। एड्रिस भी उसे रोकते हुए कहता है, मैं उस रिंग को वापस ला सकता हूँ। लेकिन उसकी बहन उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। और उसको इस तरह जाते हुए देखकर एड्रिस बोलता है, क्या वो रिंग उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था? मैंने उसको इतना गुस्सा पहले कभी भी नहीं देखा है और मुझे इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है? मुझे वो अंगूठी जल्दी जल्दी पानी होगी, नहीं तो जीने का कोई भी मतलब नहीं है। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जिसको सोचकर वो बोलता है, अकेले जीने में कोई भी खुशी नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है, ठीक है, अब मैं अपने लाइफ को रिस्क करूँगा और लूसिया का प्रपोजल मान लूँगा। इस चैप्टर की शुरुआत में एड्रिस हमें बताता है कि उसने लूसिया के साथ मिलकर क्या क्या काम किया है। सबसे पहला, लूसिया बहुत ही आलसी है और वो मुझसे पूरा दिन काम करवाती है। और दूसरा, मैं ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स दोनों एक ही साथ करता हूँ। और तीसरा, जब जब लूसिया को मोटिवेशन मिलता है तब वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। और एक दिन लूसिया ऐसे ही सो रही होती है और एड्रिस उससे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस बात ही करती हो जबकि पूरे एक्सपेरिमेंट्स मैं करता हूँ। जिस पर लूसिया बोलती है, शायद तुम कोई सपना देख रहे हो। और एड्रिस बताता है कि ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि लूसिया बहुत ही आलसी है। और एड्रिस को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखकर लूसिया उससे बोलती है, रुको। और इसके बाद लूसिया कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के लिए बोलती है, जिस पर एड्रिस मान जाता है। और वो एक्सपेरिमेंट करते हुए कहता है, लूसिया ने जो कुछ भी बताया वो सही है। और कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो कुछ भी वो बताती है सही हो जाता है। और उसके साथ मिलकर काम करने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद एड्रिस उन इंग्रेडिएंट्स को पीसता है और उसके कुछ ड्रॉप्स एक ट्यूब में डालता है। और उसके इतना करते ही सिस्टम विंडो से नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली स्टामिना बूस्ट पोशन बना लिया है और इसकी क्लास इंटरमीडिएट है। जिससे एड्रिस शॉक होकर टेबल पे जोर से हाथ मारता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर लूसिया बोलती है, इस बार क्या हुआ? क्या तुमने फिर से कोई गलती कर दी? जिस पर एड्रिस उससे कहता है, हमने कर दिया, हमने एक स्टामिना बूस्ट पोशन बना लिया। और यहीं पर एड्रिस की पोशन क्राफ्टिंग की रिपोर्ट ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद सिस्टम विंडो से मैसेज आता है, आपने सक्सेसफुली एक टैलेंट एक्वायर किया है जिसका नाम है पोशन क्राफ्टिंग बफ क्लास और इसकी रैंक एवरेज से डल के बीच में है। और ये कंडीशन फुलफिल्ड हो गई है। जिसे देखकर एड्रिस भी शौक होते हुए कहता है, मुझे अचानक से एक नया टैलेंट मिल गया।
और उसके सिस्टम विंडो से फिर से मैसेज आता है, एड्रिस क्रॉमवेल टैलेंट पोशन क्राफ्टिंग बफ क्लास को इवॉल्व करने के 32% चांस हैं। क्या आप इसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं? और उसे पढ़कर एड्रिस बोलता है, अब ये किस बारे में मैसेज है? और वो वैम्पायर वाला इवोल्यूशन याद करते हुए कहता है, मैं किसी प्रजाति को नहीं बल्कि अपनी एबिलिटीज़ को भी इवॉल्व कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं एक सर्टेन लेवल पहुँचने के बाद सब कुछ इवॉल्व कर सकता हूँ? और वो इवॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी देखता है और वो 32% थी। और वो कहता है, ये तो वैम्पायर की प्रोबेबिलिटी से कम है। वो ये सब कर ही रहा होता है कि लूसिया इससे बोलती है, ये पोशन तो काफ़ी ही अच्छा है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसीलिए एड्रिस कहता है, मैं इस पे बाद में सोचूंगा। और लूसिया इससे बोलती है, हम इस पोशन को बेच भी सकते हैं, इसीलिए चलो और पोशन इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। जिस पर एड्रिस कहता है, ये काम तुम खुद भी कर सकती हो और मैं अकेले ही ये सब पूरा काम कर रहा था। जिस पर लूसिया खुश होते हुए कहती है, अच्छा हाँ, अब मुझे याद आया, तुमने मुझसे बताया था कि तुम्हें मिड टर्म्स की स्टडी करनी है और क्योंकि अब मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी इसलिए अब मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जिस पर एड्रिस कहता है, मुझे पता था कि तुम जानबूझकर लेजी होने की एक्टिंग कर रही थी। और फिर अगला सीन हमें वैम्पायर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि एंजेला लूसीफेल के इवोल्यूशन में अभी 14 डेज 21 आवर्स हैं। और वैम्पायर बोलती है, एड्रिस, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी पूरी बॉडी जल रही है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दर्द के ख़त्म होने के बाद मुझ में कुछ तो बदलेगा। और फिर अगले सीन में हमें एक चलती हुई ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें कि एड्रिस बैठा होता है और वो हमें बताता है कि वो मैजिक टावर अपना फाइनल इवोल्यूशन करवाने के लिए जा रहा है और उसने बहुत ही ट्रेनिंग किया है जिससे कि उसकी नेक्रोमेंसी और स्वॉर्ड्समैनशिप दोनों इम्प्रूव हो गई है और अब उसे सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम्स पास करने हैं। और वैम्पायर का इवोल्यूशन भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाला होगा और एड्रिस क्यूरियस है कि इवॉल्व होने के बाद उसका क्या होगा। और वो सोचता है कि वो कैरोन को एक बहाना देकर वैम्पायर से भी मिलने जाएगा और मिड टर्म्स का एग्ज़ाम देने के लिए उसकी पूरी क्लास मैजिक टावर जा रही है। और एड्रिस के सामने बैठी पीले बालों वाली लड़की बोलती है, हे डीन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे मिड टर्म्स एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं? और वही पीले बालों वाली लड़की बताती है कि हमारे मिशन और टीम मेंबर्स रैंडम रहेंगे और अगर हमें आसानी से पास होना है तो हमें अच्छे मेंबर्स चाहिए। जिस पर डीन बोलती है, मुझे नहीं पता, और क्या इससे कुछ मैटर भी करता है? जिस पर पीले बालों वाली लड़की बोलती है, तुम्हें चिंता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं, पर ये इस बार इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। और वो एड्रिस की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इमेजिन करो अगर वो हमारे ग्रुप में आ जाए तब क्या होगा। और डीन एल्विन भी एड्रिस की तरफ परेशान होकर देखने लगती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उन लोगों की ट्रेन रुक जाती है और वहाँ से अनाउंस होता है कि हम लोग ओकलैंड ट्रेनिंग ग्राउंड 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर बैठा इंस्ट्रक्टर बोलता है, सभी लोग ट्रेन से उतर जाओ। और सभी लोगों के उतरने के बाद इंस्ट्रक्टर बताता है, जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था, ये 3rd ईयर का मिड टर्म एग्ज़ाम है और सभी ग्रुप में 3 मेंबर्स रहेंगे, एक नाइट का स्टडी करने वाला, एक मैजिक का स्टडी करने वाला और एक इंस्ट्रक्टर। और तुम लोगों को एक मिशन दिया जाएगा जिसे कि तुम्हें मंडे तक पूरा करना रहेगा और अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हें पास कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी लोग मन लगा के मेहनत करना। और अब मैं ग्रुप का अनाउंसमेंट करूँगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एड्रिस घबराते हुए कहता है, अरे ये क्या, कैरोन और मेरे अलावा इस एकेडमी में ढेर सारे विलन्स हैं और उनमें से 2 इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला है हजाल और दूसरी है विवियन। और ये विवियन ऐसी मैड वूमेन है जो एकेडमी में किसी को भी मार देती है। और एड्रिस को टीम 9 में भेजा गया है और इसके टीम में इंस्ट्रक्टर ईवी क्लेयर, क्रिस्टोफर ग्रोनी, हजाल, विपियन और एड्रिस हैं। और हजाल और विवियन का नाम पढ़कर एड्रिस शॉक होते हुए कहता है, ये दोनों मेरे ग्रुप में कैसे आ गए? क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? और क्या मेरे कैरेक्टर के पास कोई नेगेटिव लक भी है? एड्रिस ये सब पढ़ ही रहा होता है कि उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और जब एड्रिस पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर क्रिस्टोफर खड़ा होता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? मैं वही फ़ोटो वाला हूँ और मेरा नाम क्रिस्टोफर है और हम सभी एक ही ग्रुप में हैं।
जिस पर एड्रिस कहता है हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा। और क्रिस्टोफर एड्रिस से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक नाइट और मैजिशियन दोनों की ट्रेनिंग कर रहे हो, और क्या तुम कोई पागल हो जो दोनों की ट्रेनिंग एक साथ कर रहे हो। उन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि पीछे से हजाल आता है और सभी को हेलो करते हुए कहता है मेरा नाम हजाल गैपरी है। और वो सभी से हंसते हुए कहता है तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और विवियन भी सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मेरा नाम विवियन वेलोकैन है। और एड्रिस हजाल के बारे में बताता है कि ये एक पागल है और विवियन एक मैड वुमेन है और क्रिस्टोफर एक रैंडम कैरेक्टर है जो इधर उधर भटकता रहता है। और मुझे क्या मैजिशियन और एक नाइट होके सिर्फ बैठना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो मुझे नल्ला समझते हैं, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और वो मन ही मन कहता है आपस में तुम लोग लड़ाई मत करना। और वो आगे बताता है मेरी प्रॉब्लम इतने लोग ही नहीं बल्कि पीछे खड़ी इंस्ट्रक्टर है। और वो मन ही मन कहता है मेरे लिए पूरी टीम डिजास्टर है। और वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है तुम लोगों ने अपनी ग्रुप का कन्फर्मेशन कर लिया है तो जल्दी से अपने मिशन पर जाओ और ये मेक श्योर करना कि सभी लोग जिंदा लौटो। और इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर एड्रिस बोलता है क्या मैं सच में ज़िंदा वापस लौट भी पाऊँगा। और यहीं से एड्रिस की एक एडवेंचर वाली जर्नी शुरू होने वाली है। इस चैप्टर की शुरुआत में एड्रिस की टीम अपना मिशन करने के लिए लोकेशन पर जा रही होती है और ट्रेन के अंदर इंस्ट्रक्टर बोलती है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम ईवी क्लेयर है और मैं टीम 9 के लिए इंस्ट्रक्टर असाइन की गई हूँ। और वो सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहती है ये हमारा मिशन है और जल्दी से इसको सभी लोग देखो। और उस असाइनमेंट में लिखा होता है कि उन्हें बैरोन बोलेरिक के विलेज को इन्वेस्टिगेट करना है और सुरीम विलेज के लैंड ऑनर के मर्डर के बारे में रूमर्स फैल रहे हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट 2 हफ्ते पहले छोड़ी गई थी लेकिन उनसे कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है और इसीलिए मर्सनरी गिल्ड द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन किया गया है। और ये दिखाने के बाद उनकी इंस्ट्रक्टर कहती है क्या तुम में से किसी को कोई क्वेश्चन है, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और एड्रिस अपने मन में सोचता है ये मुझे एक डकैत की तरह लगती है और क्योंकि मैंने गेम खेल रखा है तो मुझे इसके बारे में सब पता है। इसका नाम ईवी क्लेयर है और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जल्दी ही यंगेस्ट ऑरा मास्टर बन जाएगी और इसके पास स्किल्स बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि इसके गुस्से के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। और इंस्ट्रक्टर ईवी एड्रिस से बोलती है मैंने सुना है कि तुम आजकल नाइट होने की एक्टिंग कर रहे हो, और क्या तुम्हारे जैसे मैजिशियन के पास कोई स्ट्रेंथ भी है और तुम्हारे पैर के नाम पे घास के तिनके हैं। और एड्रिस उसका रिप्लाई करते हुए कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता, स्पेशली उससे जिसका दिमाग अनस्टेबल है और दिन भर घास चबाती है। जिस पर इंस्ट्रक्टर उससे बोलती है मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं दिन भर ये घास चबाती हूँ, समझे। और ऐसे ही समय बीतते बीतते शाम हो जाती है और वो लोग उस विलेज में पहुँच जाते हैं। और विलेज के ऊपर एक पहाड़ी पर एक कैसल बना होता है और वो सभी लोग उस कैसल में जाने लगते हैं। और उस विलेज का लॉर्ड बैरोन बोलेरिक बोलता है आप सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। लेकिन इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि ये सब एक्टिंग कर रहा है। और बैरोन इनकी टीम से कहता है आजकल हमारे गांव में बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैटर्स हो रहे हैं, इसीलिए मुझे आप सभी को ब्रीफली एक्सप्लेन करने दीजिए। जो इस विलेज का मालिक है वो मेरा कजिन है। और वो चाय रखते हुए कहता है इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। जिस पर इंस्ट्रक्टर ईवी कहती है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। और बैरोन का नौकर उसके कान में आकर बोलता है यंग लॉर्ड, वो यंग मास्टर। और वो एड्रिस के बारे में बात कर रहा होता है लेकिन हमें उनकी बात नहीं बताई जाती है। और बैरोन खांसते हुए कहता है मुझे माफ़ करिए, मुझे एक काम याद आ गया है और मैं आप सभी के इन्वेस्टिगेशन के लिए गुड लक विश करता हूँ। और बैरोन वहाँ से उठ के चला जाता है और उसका नौकर इन सभी से बोलता है आप सभी हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे। जिस पर इंस्ट्रक्टर खड़े होते हुए बोलती है कोई बात नहीं, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें मिल चुका है, इसीलिए हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए चलते हैं। और उनका नौकर सस्पिशियस भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगता है और एड्रिस भी शायद कुछ नोटिस कर लेता है। और क्रिस्टोफर पैलेस के बाहर इनके वेपन्स का ध्यान रख रहा होता है। और इंस्ट्रक्टर क्रिस्टोफर को थैंक्स करते हुए कहती है सिचुएशन के हिसाब से बैरन कुछ ज़्यादा ही शांत था और उसको कोई गम भी नहीं था,
यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और एड्रिस, तुम तो बोल रहे थे कि हमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए। जिस पर एड्रिस बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगी हैं। सबसे पहली तो ये कहानी कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स और टैक्स कलेक्टर्स हैं वो सभी मिसिंग चले गए, और ये सभी कहानियाँ बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं। और ये सब हुए सिर्फ 1 ही महीने हुए हैं, और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी भेज दी। और सबसे अजीब था उस बटलर का एटीट्यूड। और हमें बटलर और इनके टीम के बीच की कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जहाँ पर बटलर बोलता है, अगर आप यहाँ से अभी जाएंगे तो आपके पहुँचते पहुँचते सूरज ढल जाएगा, इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पर आज रेस्ट करें और कल निकलें। जिस पर इंस्ट्रक्टर कहती हैं, मैं आपके ऑफ़र को अप्रिसिएट करती हूँ, लेकिन ये ठीक है, हमारी प्रायोरिटी मिशन है। और एड्रेस बताता है, हमने उसके इनविटेशन को मना कर दिया कि हम लोग बैरोन के कासल में नहीं रुकेंगे। और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे बदल गए जैसे कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसे नहीं सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो सभी नर्वस दिख रहे थे, उनके हाथ काँप रहे थे और उनकी ब्रीदिंग अनस्टेबल थी और उनके मोशंस रेपिटेटिव थे। और इन सभी साइंस से पता चलता है कि वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। और कमांडर कैरेज में जाते हुए बोलती है, तो ठीक है, अब हम सभी सुरीम विलेज के लिए जा रहे हैं। और एड्रिस अभी भी यही सोच रहा होता है कि इस मिशन के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो लोग कैरेज से विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, तब कैरेज के अंदर क्रिस्टोफर बोलता है, क्या हमें कोई इन ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। जिस पर इंस्ट्रक्टर बोलती है, नहीं, हम लोग तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और सबसे पहले इस विलेज के मालिक मतलब कि कैरोन के कजिन के घर जाएंगे। और एड्रिस अपने मन में सोचता है, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, सभी चीज़ें हमें अपने आप ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। अचानक से एड्रिस के चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माना के साथ अचानक से फ्लक्चुएशन कैसा हो रहा है। और जैसे जैसे मैं विलेज के पास जा रहा हूँ ये और भी बढ़ता जा रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी अचानक से पूरी कैरेज हिलने लगती है और क्रिस्टोफर बोलता है, मिस्टर आप ये क्या कर रहे हैं। और हजाल क्रिस्टोफर को साइड होने के लिए बोलता है, और जैसे ही कैरेज के बाहर देखता है तो वो कोचमैन वो पागल हो गया होता है और घोड़ों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है, जिससे कि घोड़े दर्द में चिल्लाने लगते हैं और उनके कैरेज की स्पीड तेजी से बढ़ जाती है। और क्रिस्टोफर हजाल से पूछता है, हजाल कोचमैन को क्या हो गया है। और तभी अचानक से इंस्ट्रक्टर कैरेज पर एक जोरदार पैर मारती है, जिससे कि कैरेज टूट जाती है। और उनकी इंस्ट्रक्टर सभी को कमांड करते हुए कहती है, सभी लोग सावधान हो जाओ, हम लोग जल्दी ही टकराने वाले हैं। और इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते ही उनकी कैरेज गिर जाती है और आसपास की चीज़ों से टकराने लगती है। और जो कोचमैन कैरेज चला रहा होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और उस विलेज में 3-3 मून दिखाई दे रहा होता है और उसके नीचे सारे विलेजर्स अजीब सा बर्ताव कर रहे होते हैं, ऐसे कि जैसे उन्हें किसी द्वारा पोजेस कर लिया गया है। और एड्रिस की ही टीम अनइफेक्टेड है, नहीं तो सभी पर ये इफेक्ट पड़ रहा है। और ये चीज़ देखकर वो लोग भी शॉक होते हैं और कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। और क्रिस्टोफर चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और इन विलेजर्स के साथ क्या गलत है, तुम तो एक मैजिशियन हो तो तुम्हें ये सब तो पता ही होना चाहिए। जिस पर एड्रिस अपने मन ही मन सोचता है, अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ये कोई सिंपल मैजिक नहीं है और मेरा माना इतना तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये एक डार्क मैजिक है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग उस फुल मून के नीचे डांस कर रहे होते हैं उनको सबड्यू करने का काम एड्रिस और उसकी टीम कर रही होती है। और विवियन एक बच्चे को सबड्यू करते हुए सोचती है, ये स्ट्रेंथ एक बच्चे की हो ही नहीं सकती है। और विवियन ने उस बच्चे को दबाया होता है जिससे कि वो बच्चा भाग न सके, लेकिन वो आज़ाद होने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है। और हजाल उस बच्चे के पैर को देखता है जहाँ पर उसके पैर में से खून निकल रहा होता है और वो सभी को बताता है कि इसके पैर पूरे घिस चुके हैं, इसका मतलब है पूरे दिन से डांस कर रहा है। जिस पर क्रिस्टोफर बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक कर्स है। तो हजाल उससे पूछता है, अगर ये कर्स है तो इसका रिलेशन हमारे मिशन के साथ क्यों है। तो क्रिस्टोफर सभी को बताता है, लैंड ऑनर को गायब हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और अगर वो लोग 1 महीने का लगातार डांस करते तो ये कब का मर गए होते। तो एड्रिस बताता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्हें कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है जिससे कि ये लोग मरने से बचे रहें।
और एड्रिस की बात सुनकर क्रिस्टोफर थोड़ा घबराने लगता है और उनकी पूरी टीम परेशान होती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और एड्रिस सोचता है अगर पुराना वाला एड्रिस होता तो यहाँ पर कभी भी नहीं मरता, क्योंकि वो बटलर की एडवाइस को मान लेता और पूरी रात कैसल में बिताता और एक ही रात में बैरन पूरे एविडेंस को मिटा देता। और ये बहुत ही अजीब बात है कि जो भी यूजर है इतने बड़े एरिया पे अपना स्पेल कास्ट कर रहा है। लेकिन रुको, क्या वो सभी आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं? और एड्रिस को ऐसे सोचता हुआ देखकर क्रिस्टोफर बोलता है, एड्रिस क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर एड्रिस बोलता है, अभी भी हमारे पास इनफ क्लूज नहीं है, शायद हमें लैंड ऑनर के मैनर के पास जाना चाहिए जिससे कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एड्रिस की एडवाइस मानकर सभी लोग लैंड ऑनर के घर पहुँच जाते हैं, जो कि घर से ज़्यादा एक हॉरर हाउस लग रहा है। और इंस्ट्रक्टर ईवी क्लेयर उस घर के गेट को एक लात मार के तोड़ देती है और फिर गेट टूटने के बाद वो लोग घर के अंदर इंटर करते हैं और वो सभी आसपास नज़र डालते हैं जहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स इधर उधर मरे पड़े होते हैं। और फिर क्रिस्टोफर की नज़र एक बॉडी पर जाती है और वो उसको चेक करते हुए कहता है, इसको मरे कुछ समय हो गया है। और विलेजर्स का ऐसा हाल देखकर एड्रिस कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें इसे सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काम एक डार्क मैजिशियन का है। एड्रिस की बात सुनकर इंस्ट्रक्टर उससे पूछती है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुम बोल रहे हो कि ये काम एक डार्क मैजिशियन का है? तो एड्रिस बताता है, अगर ये काम नॉर्मल पर्सन का होता तो वो सभी विलेजर्स को वेपन से मारता, लेकिन डार्क मैजिशियन ही एक ऐसा है जो इन पर ईविल स्पेल कास्ट करता है और इन्हें पोजेस कर लेता है और वो जैसा चाहता है ये सभी लोग वैसे ही करने लगते हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहती है, तब तो उसी डार्क मैजिशियन ने लैंड ऑनर को भी मारा होगा। जिस पर एड्रिस कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि डार्क मैजिशियन ने लैंड ऑनर को इसलिए मारा हो जिससे कि वो उनके रास्ते में ना आए। और डार्क मैजिशियन का नाम सुनकर क्रिस्टोफर पूछता है, क्या जो बाहर बॉडी जल रही हैं वो किसी डार्क मैजिक का रिचुअल हैं? तो एड्रिस उससे कहता है, शायद ऐसा हो सकता है। और इंस्ट्रक्टर भी कहती है, अगर हम उस बास्टर्ड को पकड़ लेंगे तो हम उससे पूछ सकते हैं। और वो सभी से बोलती है, इस घर के हर चप्पे चप्पे को छान मारो। और सभी लोग घर के अलग अलग जगह में अपना एविडेंस ढूंढने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लगे ही होते हैं कि विवियन को कुछ दिखाई देता है और वो हजाल से बोलती है, हजाल बाहर देखो क्या हो रहा है। और जब सभी लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ढेर सारे विलेजर्स डार्क मैजिशियन के पोजेस में आ गए होते हैं और सभी विलेजर्स इनको मारने के लिए घर के अंदर आ रहे होते हैं। और उनको देखकर एड्रिस की टीम डर जाती है और कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? शायद से उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। और एड्रिस सोचता है, क्या उन लोगों ने जानकर बाहर इंतज़ार किया जिससे कि जब हम लोग बिल्डिंग में एंटर कर जाएं तो यहीं पर ट्रैप हो जाएं? और हजाल डरते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी हजाल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो जैसे ही दौड़ते हुए उन आवाज़ों के पीछे जाता है, उसके तरफ ढेर सारे विलेजर्स पागल होकर बढ़ने लगते हैं। और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है, ये लोग सेकेंड फ्लोर पर भी आ गए हैं, जल्दी करो और मेरी मदद करो। विलेजर्स हजाल को पकड़ लेते हैं और वो घबराने लगता है। तभी एड्रिस और क्रिस्टोफर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और क्रिस्टोफर विलेजर्स को रोकता है और हजाल को रेस्क्यू करता है। लेकिन फिर विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं और सीधा हजाल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और तभी एक विलेजर अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और वो अटैक एड्रिस को भी लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। और क्रिस्टोफर भी जख्मी होकर ज़मीन पर गिरा होता है और आग उसके तरफ बढ़ रही होती है। और अटैक के कारण एड्रिस पूरा सुन्न हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। और एड्रिस भी अटैक के कारण अपने घुटने पर गिर जाता है। और इंस्ट्रक्टर एड्रिस को जगाते हुए कहती है, जल्दी करो, उठ जाओ, वो लोग आ रहे हैं। और क्रिस्टोफर को हजाल उठाता है और इंस्ट्रक्टर एड्रिस को अपनी पीठ पर ले लेती है और कहती है, हम लोग खिड़की से कूदने वाले हैं विवियन। और फिर विवियन एक लात मार के खिड़की को तोड़ देती है और हजाल और इंस्ट्रक्टर उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सभी खिड़की से एक एक करके कूदने लगते हैं।
और विलेजर्स का पूरा फोकस उनकी तरफ आ जाता है और वो सभी इनका पीछा करने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर ने एड्रिस को अपने पीठ पर लिया होता है और हजाल ने क्रिस्टोफर को, और विवियन उनके पीछे पीछे आ रही होती है और अब तक एड्रिस को भी होश आ जाता है। और जब विलेजर्स उनके पीछे जा रहे होते हैं तभी एड्रिस अपने मैजिक का यूज करता है और उन्हें वहीं पर गिरा देता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर कहती है अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से उस बास्टर्ड को ढूंढो, क्या तुम उसे डिटेक्ट कर पा रहे हो? जिस पर एड्रिस कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पॉसिबल है, और वो अपने मन में सोचता है वो अपने माना को हाइड नहीं कर रहा, इसीलिए मैं उसको जल्दी ही ढूंढ लूँगा। और वो अपने मैजिक का यूज करके उस डार्क मैजिशियन को डिटेक्ट करने लगता है और डिटेक्ट करते करते वो एक गली से मुड़ के एक घर की तरफ जाता है और उसके मैजिक ने डार्क मैजिशियन का लोकेशन बता दिया होता है। और एड्रिस कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर एड्रिस सभी को बताता है कि वो डार्क मैजिशियन कहाँ पर छुपा हुआ है। 9 o'clock 100 मीटर्स दूर एक विलेजर के घर में वो डार्क मैजिशियन छुपा हुआ है। और उस डार्क मैजिशियन का लोकेशन जानने के बाद इंस्ट्रक्टर सीधा उसी डायरेक्शन में भागने लगती है और वो एड्रिस की तारीफ करते हुए कहती है बहुत ही अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो इतनी तेज़ी से दौड़ रही होती है कि विवियन और हजाल भी पीछे छूट जाते हैं और जो भी लोग इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर सभी पर अटैक करके उन्हें गिरा देती है और वो दौड़ते दौड़ते डार्क मैजिशियन के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डार्क मैजिशियन उन्हें एक खिड़की से देख रहा होता है और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया होता है और इंस्ट्रक्टर उस घर का दरवाज़ा तोड़ देती है और वो अंदर आते हुए कहती है लग रहा है कि हम बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं और इस जगह का हाल देखकर लग रहा है कि डार्क मैजिशियन जरूर से ही यहाँ पर है। लेकिन एड्रिस ने अभी भी उस घर में एंटर नहीं किया होता है। तभी अचानक से वहाँ के दरवाजे पर एक पोर्टल जैसी चीज़ बन जाती है और इंस्ट्रक्टर और एड्रिस दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और इस पोर्टल को देखकर इंस्ट्रक्टर बोलती है अरे नहीं, मैं और एड्रिस अब दूर हो चुके हैं और क्या ये डार्क मैजिशियन का कोई ट्रैप है? तभी उसके पीछे से कहीं से एक डरावना सा बच्चा निकल कर आता है और वो बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। और उसकी आवाज़ सुनकर इंस्ट्रक्टर पीछे देखती है जहाँ पर वो बच्चा दर्द के कारण रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है। और वो यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा होता है और जो देखने में काफ़ी डरावना दिख रहा होता है। और उस बच्चे को देखकर इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है नोहा। और फिर हमें एड्रिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस पोर्टल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है जिससे कि वो इस पोर्टल को ब्रेक कर पाए। एड्रिस अपनी कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है दयनीय, तुम कितने दयनीय हो, तुम बस एक कीड़े की तरह हो जो कि फ्लेम्स में जल रहा है। और उसके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही होती हैं, दयनीय और फ्लेम्स। और तभी अचानक से एड्रिस अपने ऊपर देखता है जहाँ पर वो विलेज एक मैजिक शील्ड से कवर हो रहा होता है और उसे देखकर एड्रिस शॉक हो जाता है और एड्रिस को ढेर सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और उसे सुनाई देता है कि ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनो, ये सभी भगवान का इच्छा है और अपने आप को स्लॉथ के सामने सरेंडर कर दो। और स्लॉथ का नाम सुनकर एड्रिस को कुछ याद आता है और वो सोचता है क्या इन सब के पीछे स्लॉथ है। और फिर वो बताता है कि इस गेम का नाम पेकाटा है और इस पेकाटा के वर्ल्ड में 7 सीन्स हैं जिसमें से स्लॉथ भी एक है। और इन सातों ने पुराने समय पर एक हाहाकार मचा दिया था और इससे ढेर सारे लोग मर गए थे। और जब तुम इन सातों सीन्स को एक साथ इकट्ठा कर दोगे तब तुम इस गेम के बॉस को समन कर सकते हो और इसीलिए ये सातों इस गेम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं। एड्रिस ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे से कुछ विलेजर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एड्रिस वहाँ से जंप करके उन्हें डॉज कर देता है और वो फिर आगे बताता है अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्लॉथ ऐसे विलेज पे क्यों दिखाई दे रहा है जो कि गेम में कभी मेंशन भी नहीं किया गया है। मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपने टीम मेंबर्स के साथ ज्वाइन होना होगा। और वो उन विलेजर्स के साथ फाइट भी कर रहा होता है, लेकिन वो फाइट करने से ज़्यादा वहाँ पर भागने पर ध्यान दे रहा होता है जिससे कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ ज्वाइन हो सके।
और फिर अब इसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई विलेजर्स को गाजर मूलियों की तरह काट रहा होता है। किसी के सिर, किसी की पैर, किसी की आधी बॉडी बस कटते ही जा रही होती है। और ये कोई और नहीं बल्कि विवियन कर रही थी और उसकी आंखों में रेड कलर का कुछ अलग ही ऑरा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। और उसके पीछे हजाल खड़ा होता है और क्रिस्टोफर वहाँ पर बैठकर आराम कर रहा था क्योंकि वो पिछली फाइट में इंजर्ड हो गया है। और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एड्रिस भी पहुँच जाता है और जब वो दूर से देखता है कि विवियन सभी को मार रही है तब वो हजाल से पूछता है, हजाल, विवियन इस तरह का एक्टिंग क्यों कर रही है और वो विलेजर्स को मार क्यों रही है। और जब हजाल एड्रिस को देखता है तब वो बोलता है, अच्छा है कि तुम सेफ थे। ये मेरा पहली बार है कि मैं विवियन को इस तरीके से देख रहा हूँ। और आसपास का मामला देखकर एड्रिस सोचता है, ये कितना इविल है, विवियन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और क्रिस्टोफर भी अब बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया है और वो सिर्फ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद एड्रिस हजाल को बताता है, यहाँ पर मामला देखने से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और इंस्ट्रक्टर एक बैरियर में ट्रैप हो गई हैं। जिस पर कि हजाल घबराते हुए बोलता है, तब हमें क्या करना चाहिए। हजाल के इतना बोलते ही वही फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है, पिटीफुल। और उन आवाज़ों को सुनकर एड्रिस घबरा जाता है और वो आवाज़ बोलती है, क्या तुम लोगों को पता भी चल रहा है कि तुम मासूम सिविलियंस को मार रहे हो। और वो आवाज़ पूरे बैरियर में गूंज रही होती है और उस आवाज़ को सुनकर हजाल भी कांपने लगता है। और एड्रिस बोलता है, ये आवाज़ उस डार्क मैजिशियन की है और वो कमीना शायद उसी जगह पर है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर ट्रैप्ड है। एड्रिस की बात सुनकर हजाल वहाँ से भागते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रक्टर खतरे में हैं, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। और हजाल को इस तरह एक्ट करता हुआ देखकर एड्रिस भी समझ जाता है कि हजाल कुछ तो छुपा रहा है, उसको जाने देना ही ठीक होगा क्योंकि वो बाद में मुझे धोखा देकर मार भी सकता है। और विवियन अभी भी पीछे अपने काम में लगी होती है और सारे विलेजर्स को मार रही थी। और विवियन को देखकर एड्रिस सोचता है, ये बहुत ही बुरा है, मुझे लग रहा है कि वो किसी डार्क मैजिक द्वारा पोजेस हो गई है। अगर मैं सावधान नहीं रहूँगा तो विवियन मुझे भी मार सकती है। लेकिन तभी अचानक से 2-3 गांव वाले विवियन के पीछे से अटैक कर देते हैं और उसे देखकर एड्रिस घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब विवियन उसे डॉज नहीं कर सकती। लेकिन तभी अचानक से विद इन अ सेकेंड विवियन पीछे मुड़ती है और उन तीनों विलेजर्स के आर पार अपनी स्वाड कर देती है। और इतने खतरनाक स्पीड और रिएक्शन टाइम को देखकर एड्रिस बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इतने कम समय में विवियन ने डॉज करने के साथ साथ विलेजर पर अटैक करके उन्हें मार भी दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। और विलेजर्स के खून बस इधर उधर उड़ रहे थे और पीछे एड्रिस शॉक में खड़ा होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है, मुझे उन पर दया आ रही है, उन्हें इस तरह यूज नहीं होना चाहिए। और उस आवाज़ को सुनकर एड्रिस शॉक हो जाता है और उसका ध्यान छत पर बैठे एक आदमी पर जाता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि एड्रिस उसकी प्रेजेंस को नोटिस भी नहीं कर पाया होता है और वो कितनी देर से देख रहा है वो भी एड्रिस को नहीं पता था। और फिर वो मिस्टीरियस मैन एड्रिस से बोलता है, अब क्या, जिसकी कंडीशन नॉर्मल थी अब वो यहाँ से भाग चुका है और इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने उससे कुछ उम्मीद भी नहीं की थी। और यहाँ पर मिस्टीरियस मैन हजाल की बात कर रहा था और फिर हमें उस मिस्टीरियस मैन का चेहरा दिखाया जाता है और देखने से यही लग रहा था कि वो वही पिछला वाला मास्क्ड मैन है। और एड्रिस को इतना शांत देखकर मास्क मैन उससे पूछता है, तुम बड़े ही शांत हो, क्या बात है। और उसकी बात का रिप्लाई करते हुए एड्रिस बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपने आप को दिखा दोगे और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट क्या बनाता है। और एड्रिस की बात सुनकर वो मिस्टीरियस मैन वहाँ से उठ जाता है और एड्रिस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी बहादुरी को मानता हूँ लेकिन अब तुम्हें एक ट्रायल के अंदर जाना होगा। मतलब कि एड्रिस को अब कोई परीक्षा देनी होगी। डार्क मैजिशियन के इतना बोलते ही एड्रिस किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और उसके आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है और डार्क मैजिशियन ने एड्रिस पर स्पेल कास्ट कर दिया होता है। तभी अचानक से एड्रिस को कुछ होने लगता है और वो डरते हुए बोलता है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं गायब क्यों हो रहा हूँ।
लेकिन कुछ रुकता नहीं है और वो वहाँ से कम्प्लीटली ही गायब हो जाता है। और फिर अब इसके बाद उसकी आंख खुलती है जहाँ पर वो अपने आप को अजीब सी जगह पर पाता है और एड्रिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और वो अपने आप को अपने पुराने वाले सेल्फ में पाता है जहाँ पर वो मिलिट्री में नौकरी करता था। वो ये सब एनालाइज कर ही रहा होता है कि उसके पीछे एक डिस्ट्रक्टिव सा धमाका होता है और उस धमाके से वो अपने होश में आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है मेरे साथी लोग कहाँ पर हैं, और वो अपनी बंदूक उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वो कुछ देखकर वहाँ पर रुक जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जहाँ पर उसके सारे साथी मर गए थे और वहाँ पर एक लास्ट साथी उसका जिंदा बचा होता है। और एड्रिस का लास्ट साथी उससे बोलता है जिन्वान यहाँ से भाग जाओ। और जिन्वान एड्रिस के पास्ट वाले कैरेक्टर का नाम है। और अपने उस साथी को देखकर एड्रिस बोलता है सियोनबो क्या ये तुम हो। और एड्रिस के इतना बोलते ही सियोनबो वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उसका ढेर सारा खून बह गया था। और एड्रिस उसको बचाने के लिए वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है और वो सियोनबो को पकड़ते हुए बोलता है सियोनबो उठो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन उसके चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक से सियोनबो का चेहरा किसी और के चेहरे में बदलने लगता है जहाँ पर उस इंसान के ग्रीन कलर के बाल थे। और एड्रिस उसको देखकर बोलता है ये कौन है, मैंने आज तक इसको कभी भी नहीं देखा है। लेकिन तभी एड्रिस को कुछ याद आता है और वो बोलता है फादर। और फिर एड्रिस को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर उसके फादर की अंगूठी देते हुए उसको बोलते हैं ये लो एड्रिस, और इसको हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि जो भी क्रोमवेल हाउस के हेड होते हैं वो हमेशा इस अंगूठी को पहनते हैं, और तुम वो सारी चीज़ें करना जो कि मैं अपने पास्ट सेल्फ में नहीं कर पाया था। और एड्रिस के फादर सियोनबो की बॉडी से उससे बात कर रहे थे और वो आगे बोलते हैं मैं प्रे करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और अपने फादर की ये सारे वर्ड्स को सुनकर एड्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर पता नहीं एड्रिस को क्या हो जाता है और वो उस बैरियर को जोर से दबाने लगता है। बाहर से भी डार्क मैजिशियन कुछ नोटिस कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो बैरियर के आगे देखता है तब उस बैरियर में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और उसे देखकर वो चौंक जाता है और उस बैरियर को चीरते हुए एड्रिस का हाथ बाहर निकलता है और फिर धीरे धीरे वो पूरा बैरियर चूर चूर हो जाता है और वहाँ पर एक जोर से धमाका होता है और इस ब्लास्ट से एड्रिस बाहर निकलता है। और एड्रिस को सही सलामत देखकर डार्क मैजिशियन उससे पूछता है तुम बाहर कैसे निकल आए और तुमने इस लॉथ के कर्स को कैसे तोड़ दिया। डार्क मैजिशियन की बात सुनकर एड्रिस कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो अपने सिस्टम विंडो के मैसेज को पढ़ रहा था और उसके सिस्टम विंडो में लिखा था किम जिनवान एड्रिस क्रॉमवेल 100% सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। अब आपको किम जिनवान का टैलेंट मिल गया है कॉम्बैट प्रोडिजी। मतलब कि एड्रिस का पास्ट वाला सेल्फ किम जिनवान फाइटिंग में अच्छा था और वही टैलेंट अब एड्रिस को मिल गया है। और फिर इसके बाद एड्रिस डार्क मैजिशियन से बोलता है तो इसका मतलब है कि स्लॉथ का कर्ज पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर करता है। वैसे मैंने इतना उम्मीद तो तुम्हारे जैसे एक छोटे मोटे डार्क मैजिशियन से कर ही रखा था। और एड्रिस की ये वाली बात सुनकर डार्क मैजिशियन एड्रिस को गाली देता है और डार्क मैजिशियन इसी के साथ साथ एक स्नीक अटैक भी तैयार कर रहा था और वो अपने डार्क पावर्स का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है और वो स्वॉर्ड से एड्रिस पर स्ट्राइक कर देता है, लेकिन एड्रिस साइड में हटकर उसे डॉज कर देता है। और डार्क मैजिशियन की ये चीप ट्रिक्स को देखकर एड्रिस उससे बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बैरियर मेरे ऊपर काम नहीं करते हैं। जिस पर कि डार्क मैजिशियन गुस्सा होते हुए बोलता है शांत रहो और अपनी बकवास बंद करो। और वो फिर से एड्रिस पर स्ट्राइक कर देता है और एड्रिस साइड में हटकर उसको भी डॉज कर देता है, लेकिन डार्क मैजिशियन रुकता नहीं है और वो लगातार एड्रिस पर अटैक्स करने लगता है। और एड्रिस के बगल में क्रिस्टोफर जख्मी हालत में पड़ा था और एड्रिस वहाँ से भागते हुए बोलता है उस डार्क मैजिशियन के स्किल्स कुछ इतने भी खास नहीं हैं, लेकिन अगर मैं अपने नेक्रोमेंसी वाली एबिलिटी का यूज नहीं करूँगा तब मैं उसे मार नहीं पाऊँगा। और एड्रिस भागते भागते एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचता है अब मैं यहाँ पर अपनी नेक्रोमेंसी का यूज करूँगा और यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है। एड्रिस इतना बोलता ही है कि उसका पीछा करते हुए डार्क मैजिशियन भी आ जाता है और वो एड्रिस को देखकर बोलता है तुम कमीने, आखिर तुम कौन हो। जिस पर कि एड्रिस बोलता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और वो इसी के साथ बिगिनर नेक्रोमेंसी समन स्केल्टन का यूज करता है
और डार्क मैजिशियन कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और एड्रिस के सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है 25 लाशों को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन यूजर के पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है जिससे कि सभी लाशों को कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए सिर्फ 9 लाशों को कंट्रोल किया जा रहा है। और जो भी आसपास के लोग मर गए थे वो स्केलेटन में कन्वर्ट होने लगते हैं और वो सारे लोग एड्रिस के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और डार्क मैजिशियन एक नेक्रोमेंसर को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, नेक्रोमेंसर, क्या असेंबली को पहले से ही पता चल गया है? और असेंबली वर्ड का नाम सुनकर एड्रिस सोचता है, द डार्क असेंबली, मैं उनके बारे में तो भूल ही गया था। और ये डार्क मैजिशियन सीधा कंक्लूजन्स पर आ गया, मैं इसके खिलाफ यूज कर सकता हूँ। और एड्रिस के सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है 7 स्केलेटन्स को समन किया गया है जिनका ग्रेड ऑर्डिनरी है और 2 स्केलेटन सोल्जर्स को जिनका कि ग्रेड ऑर्डिनरी है। और फिर डार्क मैजिशियन आगे बोलता है, असेंबली के नाम पर मैं इस स्लॉथ के पेज को कलेक्ट करूँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांस है कि तुम इस स्लॉथ के पावर के आगे जीत सकोगे? इतना बोलने के बाद डार्क मैजिशियन अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एड्रिस के सोल्जर्स भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और डार्क मैजिशियन भी अपना अटैक लॉन्च कर देता है और वो सारे अटैक जो आगे आने वाले सोल्जर्स थे उन पर लगता है और जिनको जिनको भी अटैक परफेक्टली लग जाता है वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं। और अब एक तरफ एड्रिस और एक तरफ डार्क मैजिशियन और उन दोनों के बीच स्केलेटन्स, लेकिन डार्क मैजिशियन के मैजिक के आगे स्केलेटन टिक नहीं पा रहे थे और कुछ अटैक एड्रिस की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। और उसे देखकर एड्रिस बोलता है, अर्थ सील्ड, और उसके मैजिक से उसके आगे एक स्टोन आ जाता है जिससे कि वो डार्क मैजिशियन का अटैक रोक देता है। और डार्क मैजिशियन अपनी स्वॉर्ड बनाते हुए बोलता है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन इधर एड्रिस ने स्टोन का कवर लिया था और वो निकेल को समन करता है और डार्क मैजिशियन अपनी स्वॉर्ड एड्रिस की तरफ फेंक देता है और वो बोलता है, तुम बस चीप ट्रिक्स का यूज करना जानते हो, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और उस स्वॉर्ड को एड्रिस की तरफ आता हुआ देखकर निकेल अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और डार्क मैजिशियन के आगे आने वाले अटैक को बीच में से काट देता है। और इसे देखकर डार्क मैजिशियन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और वो सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक स्केलेटन ने मेरे तलवार को बीच में से काट दिया। लेकिन नहीं, मैं इस कमीने से हार नहीं सकता। और वो अपने हाथ में कुछ आर्टिफैक्ट जैसा समन करता है और उसे देखकर एड्रिस चौंक जाता है और डार्क मैजिशियन उस आर्टिफैक्ट का यूज करके निकेल पर अटैक्स करने लगता है। और डार्क मैजिशियन के हाथ का आर्टिफैक्ट साइज में बड़ा होने लगता है और वो देखने में शायद किताब की तरह लग रहा था। और उसे देखकर एड्रिस सोचता है, ये तो स्लॉथ का पेज है। और डार्क मैजिशियन बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने स्लॉथ के पेज को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत की है? और इसके पावर के आगे तुम टिक नहीं पाओगे और अब तुम्हें मरना होगा। और उस आर्टिफैक्ट के पावर से जमीन में से बड़े बड़े हाथ निकलने लगते हैं और डार्क मैजिशियन उन हाथों को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, इसीलिए तुम्हें अब इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और डार्क मैजिशियन उन हाथों का यूज करके एड्रिस और निकेल पर अटैक्स करने लगता है और एड्रिस उन अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है, यह स्पीड नॉर्मल है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इन हाथों में बहुत ही ज़्यादा पावर है और ये निकेल के स्ट्राइक्स को भी झेल सकते हैं। और डार्क मैजिशियन उन हाथों को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अपने मृत्यु को स्वीकार कर लो, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और यहाँ पर एड्रिस को भी प्रॉब्लम्स होने लगती है और एड्रिस सोचता है, अब इसके अटैक्स और भी फास्टर हो गए हैं। लेकिन डार्क मैजिशियन अभी भी नया नया है और ये स्लॉथ के पेज को अच्छे तरीके से यूज करना नहीं जानता है। और अब मैं एक ओपनिंग क्रिएट करूँगा जिससे कि मैं डार्क मैजिशियन पर अटैक कर पाऊँ। और फिर इसके बाद एड्रिस अचानक से निकेल को आगे बुलाता है और उसको एक जोरदार स्ट्राइक करने के लिए बोलता है। और एड्रिस की बात मानकर निकेल एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है जिससे कि वहाँ पर जोर से धमाका होता है। और धमाके के बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क मैजिशियन और उसके हाथ वो सभी सही सलामत थे। लेकिन डार्क मैजिशियन की फिर नज़र आगे जाती है जहाँ पर कि एड्रिस जख्मी था और निकेल कहीं पर दिख नहीं रहा था। और डार्क मैजिशियन से एड्रिस बोलता है, तुम कमीने, तुमने निकेल को इतनी आसानी से मार दिया, मुझे उसको ऑब्टेन करने में बहुत ही कठिनाई हुई थी। और एड्रिस की ये सिचुएशन देखकर डार्क मैजिशियन पहले ध्यान से देखता है और फिर हंसते हुए बोलता है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और जो चीज़ अब तुम्हारे स्केलेटन के साथ हुई है अब वो तुम्हारे साथ भी होने वाली है। और ये बोलकर डार्क मैजिशियन फिर से अपनी पावर का यूज करता है और उन हाथों का यूज करके एड्रिस पर अटैक करने के लिए भेजता है।
लेकिन तभी अचानक एड्रिस बीच में मुस्कुराता है और अचानक से निकेल डार्क मैजिशियन के पीछे आ जाता है और डार्क मैजिशियन को नोटिस करने से पहले ही निकेल उसे बीच में से काट देता है और डार्क मैजिशियन के मरने के बाद चारों तरफ शांति फैल जाती है। और वहाँ पर डार्क मैजिशियन 2 हिस्सों में कटकर गिरा था और एड्रिस और निकेल उसके आसपास खड़े थे। और फिर हम डार्क मैजिशियन के मास्क का पीछे का चेहरा देखते हैं जहाँ पर वो बोलेरिक का बटलर था और यही डार्क मैजिशियन बनकर बैठा था। और वो डार्क मैजिशियन के पास पड़ा हुआ आर्टिफैक्ट उठा लेता है जिसका कि नाम स्लॉथ पेज था और उसको उठाते ही उसके सिस्टम विंडो से मैसेज आता है, कोडेस एपोक्लिप्स चैप्टर 7 इंडस्ट्रियस स्लॉथ। और इस आइटम से यूजर का माना रिकवरी रेट 321% से बढ़ गया है। और एड्रिस उसे होल्ड करते हुए सोचता है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैरी करके घूम तो सकता नहीं हूँ। तभी उसकी नज़र निकेल पर जाती है और वो उसे देते हुए बोलता है, निकेल अब मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। और वो निकेल को वापस भेजते हुए सोचता है, मैं इसे अपने पॉकेट डायमेंशन में स्टोर कर सकता हूँ और बाद में देखूँगा कि इसका कैसे यूज करना है। और वो फिर अपने आगे बैरियर को देखता है और उसे देखते हुए बोलता है, अब जबकि डार्क मैजिशियन मर चुका है तब इस बैरियर को डिसअपियर हो जाना चाहिए। और वो विवियन को याद करते हुए सोचता है, अगर मैं अकेले जिंदा बचकर चला गया तो सभी लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने सरवाइव कैसे किया और मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैंने डार्क मैजिक का यूज किया है। लेकिन इस बैरियर में कुछ तो अलग है, क्या इसमें कोई राज है? और जैसे ही एड्रिस उस बैरियर को टच करता है वो अचानक से उसके अंदर जाने लगता है और वो बैरियर उसे अपने अंदर निकल लेता है। और फिर अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी वाली विवियन डरी हुई थी और उसके आगे एक कुर्सी थी जो कि हिल रहा था और उस कुर्सी पर एड्रिस बैठा था और वो शायद उस बैरियर से यहाँ पर आ गया है विवियन के पास्ट में। और उस कुर्सी को अपने आप हिलता हुआ देखकर विवियन सोचती है, क्या ये घोस्ट है या फिर एक डीमन? और एड्रिस फिर विवियन से बोलता है, मैं ना ही घोस्ट हूँ और ना ही डीमन हूँ, विवियन तुम शांत हो जाओ, मैं एक परी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और हाँ, सच में एड्रिस यही बोलता है कि मैं एक परी हूँ। और विवियन को एड्रिस दिखाई नहीं दे रहा था और एड्रिस बस उसके नज़र में इनविजिबल था। और एड्रिस अपने इधर मन में सोचता है, अच्छा है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? और मैंने जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आने के बाद देखी है वो मैंने ये देखी है कि उसकी सौतेली माँ विवियन को मार रही थी और मुझे ये जल्दी ही पता चल गया कि मैं वहाँ पर इनविजिबल हूँ। और फिर मुझे दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये काउंट वेलोकन की सेकेंड वाइफ है और मुझे विवियन के फैमिली के बारे में ढेर सारी चीज़ें पता चली हैं। और वेलेकॉन फैमिली के जो हेड हैं वो बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं और अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए वो एक बेटा चाहते हैं जिससे कि उनकी परंपरा बनी रहे। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना हो गई और विवियन की माँ बीमार रहने लगी और वो हमेशा विवियन को उल्टा सीधा बोलती रहती थी जिससे कि विवियन बहुत ही डर कर और घबरा कर जीने लगी। और अब वेलोकॉन फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो विवियन की मदद कर सके और विवियन को कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करता था। और इसीलिए जो कुछ भी विवियन के साथ हुआ है ये अकेले रहने के कारण हुआ है,